कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सरकारी योजनाओं पर आधारित वीडियो आ चुका है। ये हिंदी माध्यम में है। उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त सरकारी योजनाएं जो कि महत्वपूर्ण है, उनको हम देखने जा रहे हैं। भविष्य में आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ये समान रूप से उपयोगी, बिल्कुल अपडेटेड नया नवेला संस्करण है। इसमें बाहर से कुछ भी ढूंढने या अपडेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जून 2025 तक हमने अपडेट किया हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब। और अंग्रेजी माध्यम वाला भी शीघ्र ही आएगा। यहाँ पर हमने कॉलम बना रखे हैं ताकि आपको जानने में और समझने में सुविधा हो। पैराग्राफ में दिया होता तो दिक्कत होती। सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है, योजना का नाम, उद्देश्य वगैरह। तो सबसे पहली योजना, अच्छा इसमें बताने का तरीका क्या है कि जून 2025 से हम लोग शुरू करके पीछे की ओर जाएंगे, यानी नई वाली पहले देखेंगे, पुरानी बाद में। और पढ़ने का भी यही तरीका होना चाहिए। करंट अफेयर में लेटेस्ट पहले देखना चाहिए, उसके बाद तब थोड़ा पीछे का। तो योजना, समिति और अभियान का नाम दिया है। और इसमें सबसे पहली स्कीम आप देख रहे हैं या पहल आप देख लीजिए, ये नव्या है। नव्या 16 से 18 साल की जो किशोरियां हैं उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये काफ़ी क्रांतिकारी योजना है, पहल है, जिसको कि शुरू किया गया 24 जून 2025 को। उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला है सोनभद्र, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य है किशोरियों को सशक्त बनाना। व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनके अंदर संबल आएगा, बल आएगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और उनका आत्मसम्मान सुरक्षित रह सकेगा। उसके लिए यह जो इनिशिएटिव आप देख रहे हैं, ये उन्हें एक मंच देगा। कौन कौन से मंत्रालय इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है और दूसरा महिला और बाल विकास मंत्रालय है। अच्छा, मंत्रालयों को तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कौशल विकास की, तो कौशल विकास मंत्रालय होगा ही। और उसके अलावा जो कि बात महिलाओं की है ना, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा। तो ऐसे भी आप आराम से कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। वैसे भी आपको लिखना तो है नहीं, जो 4 विकल्प हैं उनमें से चुनना है। हाँ, लिखना है तब याद रखना पड़ेगा। अगली जो पहल आप देख रहे हैं या कार्यक्रम, यह है कृषि सखी। कृषि सखी जो है, जैसा नाम है वैसा काम है। महिलाओं को खेती से जोड़ने का उद्देश्य, और महिलाएं तो पहले से ही खेती से जुड़ी हुई हैं, तो जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से और महिलाओं को उस क्षेत्र में सशक्त बनाकर एक मान्यता देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। उनका आत्मसम्मान उन्हें मिल सके
और इससे गाँव में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। जब स्त्री सशक्त होगी तो उसका पूरा परिवार, पूरा गाँव सशक्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉइंट्स याद रखने होंगे आपको। पहली चीज़ तो ये है कि औपचारिक तरीके से जो महिलाओं की भूमिका है कृषि में उसको मान्यता देना और नया कौशल, नया हुनर उन्हें सिखाना कृषि के क्षेत्र का, ताकि वो और ज़्यादा मजबूती से और परफेक्टली काम कर सके। चुने जाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला मानदंड ये है कि आप उसी क्षेत्र के रहने वाले होने चाहिए, मतलब रहने वाली होनी चाहिए, कहीं बाहर के नहीं होने चाहिए, स्थानीय निवासी। दूसरा, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपका कनेक्शन होना चाहिए, और नहीं तो फिर सक्रिय रूप से कृषि में संलग्न होना चाहिए, वो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई एक। कम से कम प्राथमिक शिक्षा तक आपने पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, मतलब 5वीं तक आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। साक्षरता आपके पास होनी चाहिए, पढ़ना लिखना जानती हूँ। नेक्स्ट, बफर में सफ़र। अब यहाँ पर वो जो शादी ब्याह वाला बफर होता है वो मत समझ लीजिएगा कि उसमें सफ़र कर रहे हैं। यहाँ बफर का मतलब है जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ बफर जोन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि में आप पढ़ते हैं ना, बफर जोन। तो ये वन और वन्यजीव विभाग के द्वारा बफर में सफ़र योजना को शुरू किया गया है। ये एक तरह की नई इको टूरिज्म पहल है, और इसमें दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जो हिमालय के तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। नेपाल के साथ बॉर्डर लगा हुआ है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी। उद्देश्य वही है, वन्यजीव संरक्षण तो सिर्फ एक दिखावा है, ऊपर का लेवल कहा जा सकता है। असली है यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, क्योंकि इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो टूरिज्म शुरू होगा तो पर्यटकों से पैसा मिलेगा, पैसे से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नेक्स्ट, चमड़ा और फुटवियर नीति 2025। चमड़े के लिए जाना जाता है कानपुर औद्योगिक नगर, और आगरा को भी जानते हैं, लेकिन यहाँ कानपुर से संबंधित है। आप देखेंगे कि मसौदा तैयार किया गया 2025 की इस नीति का, और जल्द ही से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो वो तो मंजूरी मिल ही जाएगी। फिलहाल आप देखें यहाँ पर कि कानपुर को केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर रमईपुर जो कानपुर का है जगह है, याद रखिएगा नाम, 131.69 एकड़ में, एकड़ जो है क्षेत्रफल को नापने का एक बड़ा मात्रक होता है, तो अच्छी खासी जमीन है। 131.69 एकड़ में राज्य का पहला समर्पित फुटवियर पार्क स्थापित किया जाएगा। चमड़े से बनने वाले जो जूते चप्पल होते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मामले में समर्थन देने के उद्देश्य से 80 करोड़ रुपए, ये आंकड़े आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, तो 80 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है, जिसमें कि प्लग एंड प्ले मॉडल काम करेगा। प्लग एंड प्ले मॉडल याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें काम की बात क्या हो सकती है, तो जो औद्योगिक पार्क है उनकी स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। चमड़ा और फुटवियर के जो क्लस्टर हैं वो तेजी से डेवलप होंगे, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित होंगे, बहुत तरह के फायदे। नेक्स्ट, आप देख रहे हैं जीसीसी पॉलिसी, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति इसको कहा जाता है। ये 2024 की है। 6 मई 2025 को मंजूरी मिलती है, और लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे जो शहर हैं वहाँ पर प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को बहुत बेहतर बनाकर उन्हें एक सेंटर के तौर पे, एक हब के तौर पे डेवलप करना। और क्या चीज़ है, तो आईटी, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देना। और इसका अगला ये उद्देश्य है पूरी नीति का कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है समेकित, यहाँ वैसे तो कुछ ही शहरों की बात की जा रही है, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश को देश का अगला वैश्विक सेवा केंद्र बनाना और यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में मददगार बनाना, ये इसका सबसे अहम लक्ष्य है। इसके बाद अगला प्रोग्राम अपना है यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण इसको कहा जाता है, और साथ में एक पहल जुड़ी हुई है जिसका नाम है एआई प्रज्ञा। एआई के बिना आजकल कोई बात ही नहीं हो रही है। नई योजना है, कोई नई नीति है तो उसमें एआई अवश्य ही रहता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, यानी पैसा रुपया उधर से आएगा। सरकार भी इन्वेस्ट करेगी लेकिन विश्व बैंक भी मदद करेगा। तो इन्होंने 9 मई 2025 को लखनऊ में यूपी एग्रीज पहल का उद्घाटन किया, और साथ में ये कार्यक्रम के साथ एआई प्रज्ञा पहल भी जुड़ी हुई है। दोनों का उद्घाटन हुआ, तारीख याद रखें। और यूपी एग्रीज कार्यक्रम में आप देखेंगे होगा क्या, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के जो 28 जिले हैं वहां पर इनको लागू किया जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। दोनों पहल भारत के डिजिटल इंडिया और स्किलिंग इंडिया मिशन पर पूरी तरह से केंद्रित है। तो यूपी एग्रीज कार्यक्रम का उद्देश्य जानते रहिए कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना, जो कि अभी तक कायदे से बढ़ नहीं पाई है। और यूपी एग्रीज कार्यक्रम की कुल लागत देख रहे हैं कितनी अच्छी खासी, 3900 करोड़ या 3900 करोड़।
जिसमें कि राज्य सरकार का अंशदान है 1166 और विश्व बैंक इसमें मैक्सिमम दे रहा है 2737 करोड़ 6 साल के लिए। ठीक। एआई प्रज्ञा का उद्देश्य क्या है? तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित। अब इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में पूरे क्षेत्र को, पूरे इलाके को अग्रणी बनाने का उद्देश्य है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के तौर पे यूपी को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला अपना अभियान है बाल श्रम उन्मूलन। बाल श्रम उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल चुके हैं और ये एकदम लेटेस्ट राज्यव्यापी अभियान है बड़े स्तर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम बाल श्रम को खत्म कर लेंगे। कोई भी बच्चा मजदूरी का काम नहीं करेगा, उसके सामने ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। और मजदूरी का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो भाई खेलने, खाने और पढ़ने की उम्र है, तो शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी, उनके पुनर्वास। चूंकि बाल श्रम अगर कोई बच्चा कर रहा है मतलब उसे मजदूर बनाया गया है, तो हो सकता है या तो उसके अभिभावक ही उसे करवा रहे हों, नहीं तो ज़्यादातर मामलों में जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है वो मजबूर होकर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें सीखने और विकसित होने का अवसर मिले। सरकार जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए दुनिया में जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून की तारीख में, याद रखिएगा 12 जून, इस बार वाला जो 2025 का समय था 12 जून का, उसमें विशेष जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि भी आयोजित किया गया था, सिर्फ इस जागरूकता को मतलब जनता को जोड़ने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधार पहल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार मई 2025 की बात है। यूपी के मुख्यमंत्री जी यानी योगी जी, इन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एनडीए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान जो उत्तर प्रदेश की ये महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है अलंकार, इसकी सफलताओं पर प्रकाश डाला। मतलब ये पहले से चल रही है लेकिन इसने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं और उन पर रोशनी डाली गई कि भाई देखिए कितनी ये कारगर। इसको शुरू किया गया था काफ़ी पहले, जब किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की ग्रोथ पर बात होती है कि उसका डेवलपमेंट कितना बढ़िया हो रहा है, वो कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। योजना बनाने से ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी सक्सेस कितनी है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021 को इसको शुरू किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका बैकग्राउंड याद रखिएगा प्रोजेक्ट अलंकार का। लक्ष्य क्या था कि भाई 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, मतलब 100%। प्राथमिक लक्ष्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल, समावेशी और आधुनिक शिक्षा का वातावरण तैयार करना है। मतलब वही नई शिक्षा नीति के चारों ओर घूमते हुए सारे प्रोजेक्ट हैं और ये भी उसी में से एक। इसके बाद अनंतनगर आवासीय योजना को आप देखें। अनंतनगर आवासीय योजना जो है ये 4 अप्रैल 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से शुरू की गई, लखनऊ में शुरू की गई, राजधानी से। योजना को लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिसे एलडीए कहा जाता है, उसके द्वारा विकसित किया गया। लागत इसकी 6500 करोड़ है। 785 एकड़ में ये प्रस्तावित। 785 एकड़ आप समझे कितनी ज़्यादा ज़मीन होती है। पूरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो लगभग 1350 एकड़ में बना हुआ है और एक छोटा मोटा शहर है ना, तो 785 कितना ज़्यादा होता है आप समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा ही इससे कम। इसके बाद आप देखेंगे इस योजना का उद्देश्य राजधानी में सभी आय वर्ग के लोगों को, यानी लखनऊ में सभी आय वर्ग के लोगों को आधुनिक और सुलभ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि सबके पास अपने मकान हो और सुविधाएं हो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। जो दबे कुचले वर्ग हैं, सक्षम नहीं है, बेटियां उनकी हैं, तो उनके विवाह की व्यवस्था इसमें सीधा उद्देश्य है, लेकिन अनुदान वगैरह कितना है वो पता होना चाहिए। ऐसे विवाह कार्यक्रम हमेशा से चलते रहे हैं। अब यहाँ सहायता राशि को देखिए। अप्रैल 2025 राज्य सरकार ने बेटियों के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत पहले बेटी के विवाह के लिए 51,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। सरकार को करना क्या चाहिए? लड़कियों को रोजगार दे, थोड़ी वरीयता देकर रोजगार दे। हालांकि इससे असमानता फैलेगी, मतलब महिला पुरुष की बराबरी में, लेकिन जब यही करना है, पैसा ही देना है, तो उसमें लड़कियों को रोजगार दे। सैलरी मिलेगी तो अपनी विवाह का खर्चा तो खुद ही उठा लेंगी। ये असली महिला सशक्तिकरण होगा। शादी करवा देना कौन सा सशक्तिकरण? खैर चलिए, तो अब यहाँ देखें आप कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। पहले 51,000 थी, अब सीधे सीधे डबल हो गई। 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 25,000 माफ कीजिएगा, 25,000 रुपए जो है वो कपड़े, उपहार और बाकी जो साजो सामान तामझाम होता है उसमें खर्च किए जाएंगे। और 15,000 रुपए शादी के आयोजन पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। पटाखा इत्यादि फोड़ना हो तो फोड़ सकते हैं। चलिए, और क्या हो सकता है भाई? इसमें पात्रता और शर्तों पर ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर अक्टूबर 2017 ये सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल चलाई जा रही है।
2017 से चल रही है, पुरानी है। परिवर्तन यही हुआ है, पैसा, समय बदल गया ना, महंगाई बढ़ गई है तो दुगना कर दिया गया। और कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, बाहर से आकर आप नहीं ले सकते। और कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद है, तभी दिया जाएगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। कन्या अविवाहित होनी चाहिए या फिर विधवा होनी चाहिए, परित्यक्ता होनी चाहिए, तलाकशुदा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक शादी की है और दूसरे करने के इच्छुक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा कि कोई दूसरी जाति का तो आकर घुस नहीं रहा है, मतलब उनका हक तो नहीं मार रहा है। विवाह हेतु जो निराश्रित कन्या है या विधवा महिला की पुत्री है या फिर दिव्यांगजन अभिभावक की बेटी है, मतलब माता पिता विकलांग है, ऐसी जो कन्याएं हैं जो कि खुद ही दिव्यांग हैं, तो उनको पहले तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। यही है पूरा प्रोग्राम। बाकी महिलाओं को सशक्त बनाने का ये कोई सार्थक तरीका नहीं। इसके बाद ODOP है, यानी वही एक जिला एक उत्पाद, लेकिन ये 2.0 है। जैसे मूवीज लॉन्च होती है ना, रोबोट 2.0, वैसे ही यहाँ पर ये 2.0 है। खास बात क्या है? तो पहली तो चल चुकी, ये दूसरी वाली है। इसमें महत्वाकांक्षी योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे नई रफ्तार देने का लक्ष्य है। एक प्लान तैयार किया गया है और पहले चरण में ऋण लेकर, यहाँ देख रहे हैं आप, ऋण लेकर सफलतापूर्वक उद्यम स्थापित कर चुके जो लाभार्थी हैं उनको शामिल किया गया और दूसरे चरण में उन्हें फिर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब पहले कर्जा दिया जाएगा, फिर वो अपना काम खड़ा करें। तो इसमें खास बात यह है कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार जैसे जो कई सारे नए डायमेंशन हैं वो इस योजना में जोड़े गए। पहले क्या था कि हम सिर्फ प्रोडक्ट का प्रचार करते थे और उससे जो लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको आमदनी होती थी, राज्य और क्षेत्र का भी नाम होता था उसमें, है ना। लेकिन अभी क्या है कि इसमें नए आयाम जोड़ दिए गए हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि और ख्याति बढ़े, इससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। सीधी बात है, मतलब किसी भी चीज़ को आप बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं, एकदम रफ रॉ जैसा है वैसा ही ले आकर रख देंगे तो कोई नहीं देखेगा। उसी को बढ़िया सजा संवार के दिखाइए तो लोग देखेंगे बढ़िया। मार्केटिंग एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो काम इसमें किया जाएगा। 2025-26 के लिए विभिन्न श्रेणियों में बजट आवंटन किया गया है और इससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। जो प्रोडक्ट 50 रुपये का बिक रहा है उसकी बढ़िया मार्केटिंग और प्रचार करके थोड़ा उसे सजा संवार कर हम दुगने दाम में यानी 100 रुपये में बेच सकते हैं आराम से। ठीक है, यही आज का धंधा है। मतलब ऐसे ही जितने भी काम हैं वो चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक KGBV जो है ये एक खेल योजना से जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा स्लोगन ही आप देख लीजिए, एक KGBV एक खेल योजना। KGBV का मतलब क्या है? तो ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की बात हो रही है, इसको KGBV कहा जाता है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं इनमें खेल प्रतिभाओं को उकेरना या उभारना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसी के लिए ये एक खेल एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए ऐसे करके पहल को शुरू किया गया है। अभी ये उतनी आजमाई नहीं गई है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया कि भाई कुछ जो विद्यालय हैं वहाँ पर आजमा कर देखते हैं और इसमें फिर कुछ चरण चलेंगे। जैसे कि पहला चरण, अब इस योजना में प्रत्येक जिले में 2 KGBV जो है वहाँ पर उन्हें शुरू किया जाएगा। ठीक है, पायलट परियोजना के तौर पर। पहले चरण में कुल मिलाकर 746 स्कूलों में से 150 को कवर किया जाएगा। थोड़े पर पहले लॉन्च करके देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। कायदे से लागू किया गया तो फ़ायदा तो होगा ही। अब यहाँ देखें, इस योजना का उद्देश्य हाशिए के जो समुदाय हैं यानी पिछड़े, दबे कुचले, बहिष्कृत, वंचित, उनके लिए जो वहाँ की युवा लड़कियाँ हैं उनको सशक्त बनाया जाए और खेलों में जो लैंगिक भेदभाव है उसको मिटाकर समावेशिता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं रेशम सखी, जैसा नाम है वैसा काम है। अब यहाँ रेशम के उत्पादन से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन खास बात क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। रेशम के कीड़े पाले जाएंगे, शहतूत रेशम और टसर रेशम का। अच्छा बताइए, टसर रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? मलबरी, जो आप मलबरी सिल्क को देखते हैं वो तो कीड़ा होता है, मतलब सिल्क वार्म होता है, लेकिन ये टसर कहाँ से मिलता है? तो इनका उत्पादन घर पर ही किया जा सके इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। और शहतूत रेशम पालन का जो प्रशिक्षण है ये कर्नाटक के मैसूर और टसर रेशम पालन का प्रशिक्षण झारखंड के रांची में दिया जाएगा। महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की और उनको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है कि अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना और पहले चरण में वर्ष 2025-26 तक 15 जिलों को 7500 महिलाओं, मतलब 15 जिलों की जो 7500 महिलाएं हैं उन्हें इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आंकड़े याद रखिएगा। अगर आप प्री में भाग ले रहे हैं तो वहाँ आंकड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेंस के लिए भी है लेकिन प्री में ज़्यादा है।
अब यहाँ आप देखें शुरुआत मंजूरी योजना उद्देश्य, तो ये है अपनी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान या योजना आप कह लीजिए, MUA इसको कहा जाता है। 6 मार्च 2025 को योगी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। गोरखपुर और बस्ती मंडल के करीब 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए का इसमें कर्जा बांटा गया। ठीक है, 100 करोड़ रुपया, अच्छा खासा। तो ऋण वितरण के साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत करीब 2100 यानी 2100 जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु हैं उनको टूल किट भी दी जाएगी ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की जो लागत है वहां तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1 लाख। अगला अपना कार्यक्रम है, यहाँ आप देखें, ये है एग्रोवोल्टिक्स या एग्रीवोल्टिक्स आप कह लीजिए। 21 मार्च 2025 को ये परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई और इस तरह से इस परियोजना को अपनाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। तारीख याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का डिपार्टमेंट है उसने उत्तर प्रदेश में एग्रीवोल्टेइक परियोजना जो है उसके प्रदर्शन के शीर्षक के साथ राज्य सरकार के तकनीकी सहायता प्रस्ताव को भी परमिशन दे दी। जब आपने अपना ही लिया है तो आपको सहायता मिलेगी। तो इस तरह से यूपी पहला राज्य बन गया है जिसे कि ADB से इस प्रकार की आर्थिक सहायता पहली बार मिली है। अब यहाँ पर क्या है कि परियोजना के तहत एक ही भूमि पर कृषि के तहत मतलब कृषि का काम तो होगा ही, जैसे जमीन है तो नीचे खेती होगी, और उसके साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी संभव हो सकेगा। मतलब खेत खुला एरिया होता है ना, तो वहाँ धूप अच्छी खासी मिलती है, तो उससे हम सौर ऊर्जा भी बना लेंगे और साथ में खेती भी कर लेंगे। मतलब एक पंथ दो काज वाली बात है। किसानों को अतिरिक्त आय का मौका मिलेगा, ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, सतत विकास को अच्छा खासा अवसर मिलेगा। लेकिन पौधों को चाहिए होती है खुली धूप। आगे चलते हैं। महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी, इसका नाम है स्वावलंबिनी। तो 1 मार्च 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ का जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है वहां पर इस कार्यक्रम को शुरू किया। मेरठ से शुरू हुआ है, ध्यान दीजिएगा। महिला उद्यमिता सशक्त बनाने का कार्यक्रम है। मतलब आवश्यक संसाधन उपलब्ध करके जो महिलाएं हैं उपलब्ध करा के महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाए और जो कौशल उनके अंदर है विकसित किया जाए ताकि वो उद्यमी बने, व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, इसके लिए संसाधन मिलेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं यूपी एग्रीज को 12 दिसंबर 2024 की तारीख है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए $325.10 मिलियन की यूपी एग्रीज स्कीम को शुरू किया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के नाम से इस एग्रीज को जाना जाता है। इसका पूरा नाम दिया हुआ है, याद रखिएगा। यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म, यूपी का तो आप जानते ही हैं। एग्रीज का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा करीब $325.10 मिलियन का जो ऋण है वो प्राप्त हुआ और उसके बाद इसे आकार दिया गया। तो इसमें जो अंतिम परिपक्वता अवधि है वो 33.5 साल यानी 33.5 साल की, 6 साल की छूट अवधि इसमें जुड़ी हुई है साथ में। इस परियोजना के तहत इन पहलों के समर्थन के लिए $15 मिलियन का निजी वित्त जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान, कोई गरीब न रहे। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से 1 साल में गरीबी मिटाने का लक्ष्य रखा गया। 1 साल होने को आया, मतलब जुलाई चल रही। तो इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया जाए। मतलब 10 से 25 अब ये पंचायत के आकार पर निर्भर करता है और फिर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता दी जाए। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 मंजूरी मिली 1 अक्टूबर 2024 को। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजक निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। और इस नीति के तहत राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की जाएगी। विद्या विश्वविद्यालय, और कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मेरठ में स्थापित किया जाएगा, जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखें, ये है M-SAND पॉलिसी 2024। इसके बारे में आपने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में भी पढ़ा होगा। तो अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति को लागू किया था और इसका मकसद था विकास और निर्माण के कार्यों को रफ्तार देना। तो इसमें होगा क्या? नाम है सैंड, तो बालू का मामला है। नदी के बालू के विकल्प के तौर पे कृत्रिम बालू यानी M-SAND को बढ़ावा दिया जाएगा। नदी का बालू एक प्राकृतिक संसाधन है और जरूरत से ज्यादा बालू का खनन नदी के अस्तित्व को संकट में डाल देता है ना।
मतलब थोड़ी मात्रा में निकालेंगे तो वो तो फायदेमंद है, ज़्यादा बालू जमा होना भी प्रवाह को रोकता है। लेकिन अब बालू ज़्यादा मात्रा में अगर खोद खाद रहे हैं तो नदी की संरचना बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए भाई कृत्रिम बालू का उत्पादन किया जाएगा, वो एम सैंड कहा जाता है। इसके बाद रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, ये 20 अगस्त 2024 का है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको शुरू किया गया और निपुण भारत मिशन के तहत ये लॉन्च हुआ रोड टू स्कूल गोरखपुर में। ठीक है, ये पहला प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आप देखेंगे पहला चरण इसका जब चला, पहला फेज, तो उसमें गोरखपुर का जो चरगावा ब्लॉक है, चरगावा ब्लॉक, वहाँ के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों, जिसमें कि प्राइमरी मतलब उच्च प्राथमिक और कंपोजिट जो है वो भी, कंपोजिट भी इसमें शामिल है, तो उनको सबको एक साथ शामिल किया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये पहला चरण था। रोड टू स्कूल हिंदुजा समूह की जो अशोक लेलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक फाउंडेशन है उसकी अपनी पहल है। ठीक है, ये प्राइवेट संस्थाओं को आप इसमें देख रहे हैं। रोड टू स्कूल के बारे में आपने देखा, आप यहाँ पर संस्कृत छात्रवृत्ति को देख लीजिए, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, क्योंकि संस्कृत विलुप्त प्राय होती जा रही है। बोलने वाले नहीं रहेंगे तो भाषा कैसी, है ना। देव भाषा है लेकिन देवता कहाँ उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्यों का इसको बोलना आवश्यक है। तो मनुष्य ही बोलने वाले कम है तो भाषा जीवित नहीं रहेगी, बहुत सारी भाषाएं ऐसे ही गायब हो गई। तो यहाँ पर संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को दिखाया गया, समर्थन इसमें संस्कृत शिक्षा को देना है। अक्टूबर 2024 में इसे शुरू किया गया। छात्रों की पात्रता और वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना ये है, मतलब पढ़ने के लिए आपको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी का है, वहाँ से इसको शुरू किया गया। उद्देश्य वही है, पूरे राज्य में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वाले 69,195 छात्रों को कुल 586 लाख की छात्रवृत्ति बांटी जाएगी। इसके बाद ग्रीन अयोध्या फंड पहल है। तो अक्टूबर 2024 में अयोध्या ने धारणीय शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन अयोध्या फंड की शुरुआत की थी, और यह टिकाऊ शहरी परिदृश्यों के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी हरियाली और प्रदूषण में कमी संबंधी परियोजनाओं को समर्थन देता है। सारी जो है वो इको फ्रेंडली पहल है, उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक, ग्रीन अयोध्या फंड। नेक्स्ट, ऑपरेशन भेड़िया। बहराइच जिले की जो मेहसी तहसील है वहाँ ये चलाया गया था। भेड़ियों का झुंड वहाँ काफ़ी परेशान किए हुए था, तो उसको पकड़ना और उन्हें बेअसर करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये अगस्त 2024 की बात थी। इसके बाद नई सोशल मीडिया पॉलिसी, ये भी अगस्त 2024 की है। पिछला जब योजनाओं का वीडियो आया था पिछली बार, तो उसमें इन चीज़ों को बताया गया था। तो अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी। उद्देश्य वही है, फेसबुक, एक्स मतलब पुराना वाला ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इस तरह के डिजिटल, वहाँ पर सामग्री को रेगुलेट करना, मनमानी चीज़ लोग न दिखा सकें। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये कि सरकार की जितनी भी योजनाएं और संदेश इत्यादि हैं, पहल हैं, उनको अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाते हैं, उसका एडवर्टाइज करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, तो उन्हें प्रति माह 8 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। 8 लाख रुपए अगर हर महीने इनकम हो रही है, मतलब इतनी ही होगी, आवश्यक नहीं है, लेकिन इतनी हो सकती है, तो ये बड़ी बात है। आगे चलते हैं। मित्र वन यानी मैत्री वन नाम की एक पर्यावरण पहल है। इसमें योगी जी के नेतृत्व वाली जो यूपी गवर्नमेंट है, उसने वृक्षारोपण अभियान, जो वृक्षारोपण जन अभियान चला था 2024 वाला, उसके अंतर्गत इसको शुरू किया था। 20 जुलाई 2024 को पौधारोपण का जो अभियान है उसको शुरू किया गया था। इसमें जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर हरियाली को बढ़ावा देने का पर्पस था। नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगा है और भी जो हमारी सीमाएं हैं वहाँ भी, नेपाल के साथ लगे बॉर्डर में अच्छी बात यह है कि वो तराई क्षेत्र है, तो वनस्पतियों की ग्रोथ वहाँ बहुत अच्छी होती है। कुछ और यहाँ पर तथ्य जुड़े हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए, जैसे कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने का सरकार का टारगेट था, जिसमें कि 20 जुलाई को पौधारोपण अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मतलब पिछले साल की बात। 35.5 करोड़ वृक्ष लगाए गए। माता टीला, जामनी, अर्जुन सागर बांध जो है उन पर तैरने वाली सोलर परियोजना, ये तैरेगी और सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर डैम के जो रिजर्वायर हैं वहाँ तैरने वाली सोलर परियोजना को शुरू किया गया। 160 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है चारा नीति। पशुपालन विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया और ये नीति वर्तमान में चलायमान है, तो जब तक चलायमान रहेगी तब तक प्रश्न आते रहेंगे, तो 2029 तक, ठीक है, तब तक तो आप सिलेक्ट होके SDM वगैरह बन जाएंगे। तो ये मंजूरी दी गई है। अब इसमें देखिए आप, इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना और गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराना। साथ में ये भी बात है कि भाई चारा उत्पन्न करने के लिए लोग चाहिए ना, ऐसे तो उगेगा नहीं।
तो यहाँ पर युवा शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, वो चारा उगाएंगे तो उससे बढ़िया उन्हें आमदनी प्रॉफिट होगा। पशुओं की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी, चारा बढ़िया मिलेगा तो बढ़िया रिष्ट पुष्ट रहेंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति आएगी, दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, पशु अच्छे खासे होंगे, उनकी मतलब वंशावली ठीक होगी और किसानों को बढ़िया इनकम होगी। ठीक है, तो रोजगार सृजन के साथ साथ मुनाफा भी इसमें शामिल। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 जुलाई 2024 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत 36.51 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए। लखनऊ का जो कुकरेल नदी तट है वहां पर पौधारोपण अभियान को शुरू किया गया, मतलब शुभारंभ वहीं से होता है, योगी जी के सौजन्य से। नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगा है वहां पर महाराजगंज, सोनौली क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, इस तरह के जितने भी जनपद हैं सीमाओं पर, वहां मित्र वन स्थापित किए गए। और उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए जैसे बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो बॉर्डर हैं, मतलब अन्य जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ भी जो हमारी सीमाएं लगी हैं वहां भी वन रोपण यानी वृक्षारोपण किया गया। और शक्ति वन, युवा वन जैसी जो पहल है उनको भी शुरू किया गया। सबसे ज्यादा उस समय पौधा रोपे गए थे सोनभद्र में, 1,53,53,00,000। ठीक है, ये पुरानी बात है लेकिन जानते रहिए। और ग्राम्य विकास विभाग पहले स्थान पर रहा विभागों के मामले में, इसने कुल 13 करोड़ 13.5 करोड़ के आसपास पौधे लगाए थे। और दूसरा वन्य जीव विभाग था, करीब 12.6 करोड़। नेक्स्ट आप देखें, माटी कला रोजगार योजना। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के सामान बनाने वाले लोग, उन्हें प्रोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य था। तो प्रादेशिक ये योजना शुरू की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 8वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को, ये शर्त है, 8वीं तक की पढ़ाई और प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे जो युवा है उन्हें माटी कला से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक की ऋण राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये कर्जा है, अनुदान नहीं है, मतलब लौटाना होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि माटी कला का काम करने वाले सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। कर्ज तो है ही है लेकिन इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन जो होता है ये अच्छा होता है। और 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक का जो लोन है, मतलब 5 से 10 लाख के बीच में, उसके लिए 8वीं पास का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट और मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के सामान बनाने की अच्छी स्किल आपके पास होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रशिक्षित कुम्हारों के लिए। आगे बढ़ते, एक परिवार एक पहचान। तो एक पहचान पत्र एक प्रत्येक परिवार को मिलेगा और ये पहल शुरू किया गया और इसे त्वरित क्रियान्वित किया जाए उसका निर्देश दिया गया था। ये तारीख है जून 2024। जैसे आधार होता है वैसे ही ये विशिष्ट पहचान पत्र होगा पूरे परिवार का, और इससे परिवार की इकाइयों का एक व्यापक लाइव डेटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना, किताब खरीदने के लिए सहायता। तो स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल की जो पढ़ाई कर रही बालिकाएं हैं, और ये कैसी हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं यानी निर्माण श्रमिक हैं, उनकी बेटियां हैं। तो उनके पास किताब कापी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कॉपी के लिए तो नहीं लेकिन हाँ पुस्तकों के क्रय विक्रय के लिए यानी जो किताबें हैं उनको खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। ठीक, 2022 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन ये जानकारी में रखने लायक चीज़ है। इसके बाद हरित हाइड्रोजन परियोजना है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, 5 साल चलेगी। 2024 मार्च में शुरू की गई, यूपी कैबिनेट के द्वारा इसको परमिशन मिला था, मतलब 2024 में परमिशन मिला है। 5 साल आप जोड़ लीजिए। अब इसमें यह परियोजना जो है ये सफल हो जाएगी तो उसके बाद यह नीति पूरी तरह से सहयोग किसको करेगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोजन मिशन चल रहा है उसको। राष्ट्रीय स्तर का जो मानक है उसे अचीव करने के लिए हर राज्य को सहयोग देना होता है और राज्य अपने स्तर पर इन योजनाओं को चलाते हैं। तो यूपी भी चला रहा है। तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, भारत वाला जो प्रोजेक्ट है कि 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का टारगेट, और उसका ये 5वां भाग पूरा कर लेगा अगर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होता है तो। नेक्स्ट आप देखें, एम युवा फिर से आ गया। तो अगस्त 2024 में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा। 5 लाख रुपए तक की जो ऋण परियोजनाएं हैं, यहाँ देखें, मतलब हर साल 1 लाख युवा उद्यमी जो है, 1 लाख युवा उद्यमी, उन्हें 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण मुक्त ब्याज उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन खास बात क्या है, इसकी चर्चा अभी क्यों हो रही है कि 2024-25 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि, यहाँ पर 10,000 करोड़ नहीं होगा, इसको कम कर लीजिए, ये असल में 1,000 करोड़ है, यहाँ आप 1 0 कम कर लीजिए। तो 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2022-23 का जो समय था वहाँ शुरू किया गया इसे, और इसमें 61,000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 से 12 तक के छात्रों के लिए जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट, मतलब स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण।
फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन चल रहा है, फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वार्षिक, यहाँ देखें मिशन के भाग के रूप में, मतलब मिशन तो काफ़ी पहले से चलते रहते हैं, लेकिन उसके भाग के रूप में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए जो है 5 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया था पिछले साल, और यह अभियान उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया था। 2027 तक टारगेट, यहाँ देखें 2 टारगेट दिए हुए हैं, एक तो राज्य सरकार का है और दूसरा केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार पहले खत्म करेगी, केंद्र सरकार बाद में खत्म करेगी। तो यूपी गवर्नमेंट 2026 तक फाइलेरिया को मिटा देगी और 2027 तक भारत सरकार मिटा देगी, मतलब भारत से चला जाएगा। अच्छी बात। आगे चलते हैं। कन्या सुमंगला योजना अनुदान के मौद्रिक लाभ को बढ़ा दिया गया है। कन्या सुमंगला तो पुरानी स्कीम है, लेकिन इसमें लाभ बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है आइए देखते हैं। 14 फरवरी 2024 घोषणा की जाती है इसकी, और 6 श्रेणियों के तहत जो प्रदान किया जाने वाला अनुदान था, इसको अप्रैल 2024 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 किया गया। इतना सालाना मिलेगा। बहुआयामी उद्देश्य इसका है। महिला सशक्तिकरण मूल रूप से है, उसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन करना, लैंगिक समानता, बाल विवाह रोकना, स्वास्थ्य शिक्षा सुधारना, मतलब सशक्तिकरण के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब कुछ इसमें शामिल है। तो सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लड़कियों के अंदर आए, महिलाओं के अंदर, तो वो चीज़ इसमें कही गई। आगे चलते हैं। 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों में बदलने की योजना है, और फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों को सौर शहर के रूप में, 17 प्रमुख शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया। इसमें अयोध्या और वाराणसी जैसे शहर काफ़ी प्रमुखता में रखे गए। अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का भी प्रस्ताव है। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की है। इसको सड़कों को सुधारने का पर्पज है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 1,000 करोड़ रुपए का इसमें बंदोबस्त भी किया गया था। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर है वहाँ पर इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। इसके क्रियान्वयन से संबंधित जो दिशा निर्देश है उनको अनुमोदित कर दिया गया था। 2023 की तारीख थी 29 मार्च में। 5 साल के लिए क्रियान्वित रहेगा, इसीलिए चर्चा में भी है। 2026-27 तक इसका पूरा कार्यकाल है। ठीक है, तभी आप पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो मत्स्य पालन और मछली के शिकार पर आधारित लोग हैं, निर्धन मत्स्य पालक हैं या मछुआरे हैं, उनको जल क्षेत्रों में शिकार माही तथा मत्स्य प्रबंधन हेतु आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी ताकि वो मजबूत बने। और साथ में जो अवैध शिकार माही होती है, मतलब अवैध तरीके से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उनका तस्करी और व्यापार किया जाता है, उससे भी नदी और पारितंत्र प्रभावित होता है, तो उसको भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मतलब इसमें एक पंथ दो काज यहाँ भी है। पहले तो सरकार ये चिन्हित कर लेगी कि अवैध तरीके से कहाँ काम हो रहा है, गलत तरीका मत्स्यहन का कहाँ पर किया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो लाभार्थी इसके हैं वो लाभान्वित भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कबाड़ नीति है। इसमें बस इतना ही जानना पर्याप्त है कि 1 अप्रैल 2023 से इसको शुरू किया गया था। और कबाड़ किस चीज़ का? तो जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी लोग बेतहाशा खरीद रहे हैं। जरा सा पैसा होता है तो पहले 2 व्हीलर और उसके बाद 4 चक्का आते देर नहीं लगती है ना। तो ये जो 4 चक्का और 2 चक्का हैं ये पुराने होते हैं, फिर कबाड़े में जाते हैं, लेकिन कबाड़े में जाते नहीं है, लोगों का मोह नहीं छूटता है, उसी डग्गा मार को लेकर चलते रहते हैं। तो जो 1 अप्रैल 2023 की तारीख थी, पीछे थोड़ा चले गए हैं, वहाँ पर उससे करीब 15 साल पुरानी, इस तारीख से 15 साल पुराना अगर आपका व्हीकल है तो उसको कचरे में भेजने की तैयारी है, क्योंकि वो अब पर्यावरण का शत्रु बन चुका है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 प्रस्तुतिकरण इसका किया गया मार्च 2023 में। 2 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहर जो हैं उसमें 25 एकड़, इतने बड़े जमीन के भूभाग पर नई कॉलोनियाँ डेवलप की जाएंगी ताकि जो बेशुमार बढ़ती आबादी है उसको उसमें बसाया जा सके। नेक्स्ट, पहली खेल नीति 2023 की आई 10 मार्च की तारीख में 2023 में ही। ई स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया। ऐसी पहली बार हुआ है, मतलब भारत में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने ई स्पोर्ट्स नाम की चीज़ को भी शामिल किया है। और यूपीएसडी यानी जो खेल विकास कोष है अपने प्रादेशिक मतलब प्रदेश सरकार का, उसने करीब प्राथमिक कोष के, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, जो खेल विकास कोष है ये डेवलप किया गया है। प्राथमिक कोष मतलब इसके लिए थोड़ा सा इसको स्पष्ट तरीके से समझिए, मुझे बताने में थोड़ा सा देर हो गई इसे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष जो है यानी यूपीएसडी जिसे संक्षेप में कहा जाता है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित किए जाने की घोषणा की है। ये एक प्राइमरी इसमें फंड रखा गया है 10 करोड़। अब जैसी लागत आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से इसमें वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं विद्युत फ्लैट रेट योजना, पावर लूम के लिए चली आ रही है। पहले लूम चलते थे जो कि हाथ से चलाए जाते थे,
हाथ से जो कारीगर होते थे वो कपड़े की बुनाई किया करते थे। बाद में उसमें मशीन लगा ली गई, तो मशीन को चलने के लिए तो बिजली चाहिए, है ना। तो बिजली चाहिए तो बिल भी चुकाना पड़ेगा, कॉमर्शियल रेट से चुकाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। और कॉमर्शियल रेट ज़्यादा होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर उसी उद्देश्य से योजना लाई गई है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। 5 अप्रैल 2023 को बैठक हुई थी, प्रादेशिक कैबिनेट की बैठक, और वहाँ पर इसे मंजूरी दी गई। तो जो पावर लूम बुनकर हैं, जो कि बिजली के बेशुमार बिल से परेशान हैं, उनके लिए इसको शुरू किया गया और इसमें इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। बड़ी राहत इसमें रहेगी, जो आम कॉमर्शियल रेट है उतनी दर से बिजली, मतलब उतनी दर से बिजली का बिल नहीं वसूला जाएगा, उससे रियायती दर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना। 5 अप्रैल 2023 को इसको अनुमोदन दिया गया और 5 साल के लिए ये चलेगी, यानी 2022-23 से आप 5 साल जोड़ लीजिए फिर। और इसमें आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरण जो है वो पात्र होंगे। खास बात क्या है कि इसमें योजना के तहत विकसित की गई जो टाउनशिप होंगी उनका न्यूनतम क्षेत्रफल 12.5 एकड़ होगा, कम से कम। समर्थ अभियान 25 मई 2023 श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे, उनके सौजन्य से लखनऊ में अमृत महोत्सव के अंतर्गत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। समर्थ अभियान को शुरू किया गया और 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ यह अभियान 15 अगस्त 2023 तक, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो समाप्ति काल था वहां तक जारी रहा। 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का काम शुरू हुआ और समर्थ अभियान का काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया महिलाओं पर, ठीक है, मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसका ध्यान केंद्रित किया गया। और सशक्तिकरण भी किस मामले में? डिजिटल लेन देन के मामले में। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, यहाँ तक कि ग्राम में लोग जितने भी हैं, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़कर पेपरलेस लेन देन कर सकें आर्थिक रूप से, ये चीज़। और डिजिटल लेन देन के मामले में फरवरी 2023 में यूपी देश में पहले स्थान पर आ गया था। अगला प्रोग्राम आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसमें उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं को परिपूर्ण अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित करके, मतलब संभावनाओं से परिपूर्ण जो अल्पज्ञात पर्यटन स्थल हैं, जहाँ की कम जानकारी उस क्षेत्र के बारे में लोगों की है, तो उनको उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। आगे आप देखें, यहाँ पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है। 21 अगस्त 2023 की तारीख है, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये दुर्घटना बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होती है और वहां पर इसे लागू करने का फैसला किया जाता है। तो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु के जो उद्यमी हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और खास बात यह है कि छोटे उद्यमी जो है उन्हें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी जो है उसका कवर मुहैया कराया जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को आप देख रहे हैं। 2 जून 2023 की तारीख है, इसको शुरू किया गया और इसमें 60% धन व्यक्ति को वहन करना होगा, 40% धन राज्य सरकार देगी। मतलब जो विदेश में बसे हुए डॉलर कमाने वाले लोग हैं, पैसे के लालच में गए हैं बाहर, तो डॉलर कमाने वाले लोग हैं, उनकी घरेलू मातृभूमि जो है, अपनी गांव जमीन है, धरती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करवाना चाहता है अपने पैतृक निवास स्थान में, कोई सामुदायिक केंद्र बनवाना चाहता है, विवाह घर बनवाना चाहता है, बारात टिकने के लिए स्थान, या फिर कोई पूर्वजों की याद में कोई और ऐसा ही सार्वजनिक काम करवाना चाहता है, तो उसमें ये भागीदारी कर सकता है। सरकार मदद करेगी, 60% उस व्यक्ति को देना होगा, 40% राज्य सरकार लगाएगी, ठीक है। आगे आप देखें, नंद बाबा दुग्ध मिशन है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है ये जून 2023 में उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से लाया गया था। दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास इसमें किया गया था और इसके लिए राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन पर अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को आप देख रहे हैं। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या अधिकतम 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उद्देश्य था कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी और फसलों के नुकसान को कम किया जाएगा।
जो लघु और सीमांत किसान है, मतलब लघु सीमांत किसान है, उनको प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या अधिकतम 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आमदनी को बढ़ाना और फसलों के नुकसान को कम करना। ये कुछ आपने देखा। बाकी आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आगामी परीक्षाओं में से किसी एक को क्लियर करके प्रतिष्ठित नौकरियां हासिल करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यहाँ तमाम कोर्सेज जो चल रहे हैं वर्तमान में उनकी सूचनाएं दी हुई हैं। जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब वापस लौट चलते हैं, नंदिनी कृषक बीमा योजना को देखें। जुलाई 2023 राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें कि जो पशुपालक हैं तथा किसान हैं उनको स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी। और खास बात क्या है कि इस योजना में राज्य में देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषक तथा पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का उद्देश्य है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का उपाय करना, ये भी इसका उद्देश्य है। मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त 2023 को लखनऊ के काकोरी में इसको शुरू किया गया। लखनऊ का जो काकोरी है, काकोरी याद है ना, तो वहां से शुरू किया गया। योगी जी के द्वारा लॉन्च होता है और इस अभियान के अंतर्गत देश के हर गांव, ब्लॉक, नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस दौरान देश के लिए अपने जीवन को बलिदान देने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के लिए चल रही है और ये 22 अगस्त 2023 को इसे विस्तृत किया गया, इसको विस्तार दिया गया। और इसमें जितने भी ग्रेजुएट पास या ग्रेजुएशन किए हुए युवा हैं उनको जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। तो अब कैबिनेट ने इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को निजी प्रतिष्ठानों की ओर से दिए जाने वाले स्टाइपेंड में 1000 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से करने की सहमति भी दी। तो कुल मिलाकर स्टाइपेंड की राशि बढ़ गई है और प्रतिमाह 9000 रुपए उसको कर दिया गया। अगला अपना है सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सोमवार को लोक भवन, मतलब ये सोमवार मंगलवार आप जाने दीजिए, तो लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तारीख थी 2023 की 21 अगस्त की। अब इसमें राज्य में स्थापित किए जाने वाले 3 नए जो प्लेस पार्क हैं उनके विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त का चेक दिया गया और छोटे उद्यमियों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी ऐसा माना जा रहा है। तो सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना जो है ये आप देखेंगे कि इसमें 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी तथा 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से ज्यादा जो छोटे उद्यमी हैं, अच्छा खासा कवरेज है। 90 लाख से ज्यादा जो छोटे उद्यमी है उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल और मृदा संरक्षण के साथ साथ फल फूल, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी को एकीकृत रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब इंटीग्रेटेड इसको डेवलपमेंट का प्लान किया गया है। और इसके लिए एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर एक ब्लॉक एक उत्पाद OBOP इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्देश्य है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी जो अपने प्राइमरी सेक्टर हैं उनके उत्पादों को अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त हो सके और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का संवर्धन करके एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को जागरूक किया जाएगा। और इस योजना पर कृषि विभाग जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट, कृषि यांत्रिकरण योजना। सरकार के द्वारा हाल ही में 2023 हेतु सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नाम का प्लान और साथ में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना, ये आप देख रहे हैं, ये शुरू की गई। साथ में कृषि यंत्रीकरण भी इसमें शामिल है। तो कृषि यंत्रीकरण तो बाद में, पहले इसकी जो शुरुआती चीज है उसको देखिए। इन सभी योजनाओं में किसानों को 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के कृषि यंत्र खरीदने पर छूट दी जाएगी। छूट जो है वो 40 से 80% तक होगी और विभाग ने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार करने का पूरा निर्देश दिया है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस योजना में एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जिसमें कि किसान 10 लाख रुपए तक के जो कृषि यंत्र हैं खेती बाड़ी के लिए उसको ले सकते हैं और उन्हें 40% की छूट दी जाएगी। फार्म मशीनरी बैंक अब केवल FPO को, तो FPO को है तो क्या खास बात है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू योजना जो है इसमें मूल रूप से फार्मर मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे। फसल प्रबंधन करने वाले यंत्र भी इसमें दिए जा सकते हैं, मतलब लिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे तभी लिए जाएंगे। और यह प्रोजेक्ट 15 लाख रुपए का है टोटल। इसमें 80% की छूट दी जाएगी। तो कृषि मशीनरी खरीदने या उसे प्राप्त करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है ताकि खेती को आसान और ज़्यादा सटीक बनाया जा सके। कृषि यांत्रिकरण की चर्चा नीचे है। तो इसमें कहा गया कि इस योजना में कृषि यंत्र खरीदने के लिए एक कृषि यंत्र खरीदने की स्थिति में किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
ठीक है, खेती बाड़ी से संबंधित अगर यंत्र खरीदना चाहते हैं, मशीन खरीदना चाहते हैं, तो अनुदान मिलेगा और कुल 40 से लेकर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। फिर आप देख रहे हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को शुरू किया। सरकार योजना के पहले चरण में लाभार्थियों को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी देगी, जिसमें कि गायों की खरीद, संरक्षण, भरण पोषण जैसे जो मद हैं उनमें इन्हें सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 10 मंडल मुख्यालय के जनपदों में आप देखेंगे कि अयोध्या, गोरखपुर, ये जनपदों के नाम आप देखेगा, और पहले चरण का समय 2023 से लेकर 24। तो 10 मंडल मुख्यालय के जनपदों में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली, ये इतने जनपद हैं जहां पर कि इसे संचालित किया जाएगा। और योजना का उद्देश्य है प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता के लिए गौवंश जो है उनमें सुधार करना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और साथ में गो पालन के साथ साथ जो भैंस पालन है उसका भी कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति हैं और प्रमाण पत्र उनके साथ होना चाहिए, तो उन्हें ये अनुदान या सहायता जो है वो दी जाएगी। मतलब आपके पास अनुभव होना चाहिए। गोवंश की नस्ल सुधारना और उनका संवर्धन करना हो तो ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो आप देखभाल कैसे करेंगे? तो वो प्रमाण आपके पास होना चाहिए और उसको संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदान किया हुआ होना चाहिए। लाभार्थी जो है उनका आप देख लीजिए, 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए यहाँ सरकार सब्सिडी दे रही। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये इसमें अच्छा एक खास बात है कौन कौन सी नस्लें हैं। तो देसी गायों की प्रजातियां हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, जैसे साहिवाल, गिर है, थरपरकर है या थार पारकर कहा जाता है, गंगा तीरी है। इस प्रजाति की जो गायें हैं उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। थार पारकर, गंगा तीरी काफ़ी दुधारू, लेकिन इसमें आप देखेंगे साहिवाल काफ़ी अच्छा दूध देती है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इकाई स्थापना हेतु मतलब इस तरह की यूनिट लगाने के लिए 0.5 एकड़ यानी आधे एकड़ जमीन का होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना प्रदेश सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में इसको शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत गौ पालकों को अधिकतम 80,000 रुपए तक का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। तो पहले चरण में योजना में 18 जनपद मतलब लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, ये इतने क्षेत्र हैं जहां की इसे संचालित किया जाएगा और ये पहला फेज। नेक्स्ट आप देखें यहाँ उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति है 2023 की। 1 अगस्त 2023 को इसको अनुमोदित किया गया। कार्यान्वयन के लिए राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। 10 साल के लिए वैलिड होगी। अब इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है कि अंतर्देशीय समेत जितने भी भू आधारित, वायु आधारित या जल आधारित रास्ते हैं, बांध हैं, जलाशय हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जल निकाय और भूमिखंड हैं, वहां पर की जाने वाली, सिर्फ पानी नहीं जमीन भी, तो वहां पर की जाने वाली जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटी हैं, साहसिक क्रियाएं हैं या क्रीड़ाएं हैं, उन पर इसे लागू किया जाएगा। ठीक, जल आधारित साहसिक क्रीड़ा नीति इसको कहा गया। अगला आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी सीएम ग्रिड योजना इसको कहा जाता है संक्षेप में। ठीक है, वैसे पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना, संक्षेप में सीएम ग्रिड स्कीम। 10 अक्टूबर 2023 को इसको शुरू किया गया, मतलब शुरू करने का फैसला लिया गया। असल में पूरा नाम आप देख ही चुके हैं। शहरों की जो सड़कें हैं उन्हें बेहतर बनाने का लक्ष्य था। 10 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च हुई है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, शहर की जो सड़कें हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके, मतलब अच्छी तो पहले ही है लेकिन और बेहतर हो सके। तो पहले चरण में 17 नगर निगमों में इस योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा। इसमें अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर इसमें शामिल। दूसरे चरण में नगर पंचायत पालिका परिषद जो है, मतलब नगर पालिका परिषद, उनकी सड़कों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में जो नगर निगम है वो आएंगे, दूसरे चरण में नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद। व्यवस्था कितनी है इसमें? तो 500 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगाई गई या लगाने की व्यवस्था की गई 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, वंदन योजना। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित जो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल है उनके विकास के लिए वंदन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो 10 अक्टूबर 2023 को ये स्वीकृति मिली थी और वंदन योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 में की जाती है। तो इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हॉट कुक्ड मील योजना।
24 नवंबर 2023 योगी जी ने अयोध्या के एक कंपोजिट स्कूल में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया था। आकांक्षी नगर योजना 12 सितंबर 2023 उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में एस्पिरेशनल सिटी योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 16 मानदंडों के आधार पर नीति आयोग के द्वारा 762 शहरी निकायों में से 100 महत्वाकांक्षी शहरी निकायों को चुना गया। 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, लेकिन मॉनिटरिंग का काम आगे भी जारी रहेगा 31 मार्च 2028 तक। तो इसमें आप देखेंगे तो यूपी जो है ना, वो इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला, आकांक्षी नगर परियोजना या विकास परियोजना आप इसे कह सकते हैं, तो उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ से हम 2022 से 21 जो पीछे का वित्तीय वर्ष है, धीरे धीरे करके हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, तो कुछ और पुरानी योजनाओं को देखेंगे। 2022-21 की स्कूल चलो अभियान सबसे पहले श्रावस्ती जिले का जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय 4 अप्रैल 2022 को यहां से शुरू किया गया स्कूल चलो अभियान योगी जी के द्वारा, और उद्देश्य था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना अगस्त 2022 बैठक होती है मंत्रिमंडल की और वहां पर इसका अनुमोदन किया जाता है। योजना में 2017-18 से अब तक बने हुए जो 191 निकाय हैं और भविष्य में बनने वाले निकाय हैं, वहां पर नागरिकों को जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो कायदे से उपलब्ध हो सके, इसलिए 550 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। अच्छा खासा बजट है, जिसमें कि बेहतर सड़क, पानी निकासी, पीने का साफ पानी, सीवर की व्यवस्था, पार्क होना चाहिए, परिषदीय विद्यालय होना चाहिए, सारी सुविधाएं उनके पास हो, ऐसी व्यवस्था करने के लिए पैसा आवंटित किया गया। उद्देश्य वही है कि शहरों की तर्ज पर जो नए बने हुए नगर निकाय हैं, वहां पर भी निवासियों को अच्छी जीवन शैली उपलब्ध हो सके। ठीक है, जितनी भी बुनियादी नागरिक आवश्यकताएं हैं वो सारी। यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसे पीकेसी कहा जाता है। तो योगी जी के द्वारा इसमें शुरू किया गया इस योजना को। इसका डेटाबेस एक व्यापक तौर तरीके से स्थापित किया गया, मतलब बड़े पैमाने पर। कुल मिलाकर रोजगार, पेंशन, आवास का लाभ, इस तरह की जितनी भी प्रादेशिक सुविधाएं, योजनाएं हैं, उसमें कितने लाभार्थी लोग हैं, मतलब कितने सच में उसके पात्र हैं, उनकी पहचान करने का काम किया जाएगा। और पीकेसी प्रत्येक परिवार के लिए विशिष्ट 12 अंकी आईडी नंबर प्रदान करेगा और वहां से परिवारों का डेटा इकट्ठा करके उसे ऑनलाइन फीड किया जाएगा। डेटा इकट्ठा कहाँ से होगा? तो राशन कार्ड से। ठीक है, तो ये तरीका है घर घर परिवार की जानकारी जुटाकर इकट्ठा करने का और उसे ऑनलाइन फीड करने का। उसके बाद फिर उसी आधार पर जितनी योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित करना। तो सरकारी योजनाओं के लाभ से जो वंचित है उन्हें लाभ मिल सकेगा, जो पात्र और अपात्र है उनकी पहचान भी हो सके। अगला प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं कीट रोग नियंत्रण योजना। अब यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए राज्य में लागू की गई थी, लेकिन अब इस योजना को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब अब सरकार ने इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी प्रासंगिक है अभी भी। लक्ष्य वही है कि जितने कीड़े या फिर ऐसे महामारी जनित रोग होते हैं, खरपतवार वाले रोग होते हैं, कीड़ों से होते हैं, ऐसे कोई वायरस इत्यादि लग जाता है, तो उसको नियंत्रित करना, ताकि फसल बर्बाद ना हो और किसानों की आमदनी बेहतर हो सके, फसलों का नुकसान ना हो। और इसमें सितंबर 2022 में इस पर पूरा फैसला लिया जाता है। पारिस्थितिकी संसाधनों के जरिए इस चीज़ को रोका जा सके। ठीक है, कृत्रिम संसाधन न अपनाने पड़े, ये भी एक बात है। 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड जानते रहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2022 और बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 से लेकर 27। तो 28 सितंबर 2022 को ये मंजूरी मिलती है। बायो एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना में मदद के लिए एमएसएमई पॉलिसी आती है, बायो एनर्जी नीति इसको कहा जाता है। और एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उत्पादन के रूप में, ध्यान से देखिएगा, 10% से लेकर 25% तक का उपादान उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसमें खास बात। ठीक है, और जो जीआई टैग का मामला होता है या पेटेंट का झंझट होता है, उसमें उसको प्राप्त करने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वच्छ और हरित नीति या हरित टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जितनी भी एमएसएमई इकाइयां इस तरह का काम करेंगी, उन्हें 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो ये सारा काम प्रोत्साहन के लिए है। बायो एनर्जी पॉलिसी को देख रहे हैं आप 2022। इसके बाद नई एमएसएमई पॉलिसी 2022 वाली, इसके लिए शासनादेश जारी किया गया था 28 सितंबर की तारीख में, और ये 2027 तक प्रभावी रहेगी। सितंबर 2027 तक ये चलेगी, 5 साल के लिए लाई गई थी। खास बात इसमें क्या थी कि नए सूक्ष्म उद्योग के लिए कोई नया आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50%,
मतलब अधिकतम 25 लाख रुपए, 50% यानी मैक्सिमम 25 लाख हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि मनमाना है। तो इतना प्रति इकाई 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा और 15% की वार्षिक वृद्धि इसमें रोजगार सृजन में होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा अगर करते हैं हम लोग तो रोजगार सृजन में काफ़ी अच्छी खासी वृद्धि देखी जाएगी। अगला अपना है निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति। ये औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो नाम भी वैसा ही है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। 3 नवंबर 2022 से ये 5 साल तक चलेगी। नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ था उसी तारीख से गिना जा रहा है, तो वो देख रहे हैं आप। अब जैसा नाम है वैसा काम है। अब कहा गया कि राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचाने में या उसको प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया। मतलब वही 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य है, उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। इतना ही इसमें पर्याप्त है। महिला सामर्थ्य योजना शुरू किया गया था 22 फरवरी 2021 को। खास बात क्या थी कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो सहायता समूह है उनकी आमदनी को बढ़ाने का लक्ष्य था। दुग्ध उत्पादनों के उत्पादन से संबंधित ये समूह है। इसमें रायबरेली, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और लखनऊ, यहाँ पर 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज की स्थापना का लक्ष्य है। जिलों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। 7 जनवरी 2023 को इसको शहरी विकास मंत्री जी यानी अरविंद कुमार शर्मा जी के सौजन्य से शुरू किया गया था और प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी निकायों को वैश्विक मानक के अनुरूप बनाने के लिए राज्य स्तर पर 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया था। ये 100 दिन तक चला था। 762 शहरी निकाय पूरे राज्य के सभी, इनमें इसको शुरू किया गया। उद्देश्य ये था कि जो शहरी क्षेत्र है उनको वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा सके। इसमें शहरी सुविधाओं के हिसाब से वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, ये सारी चीज़, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा निपटान, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि साफ सुथरे और बेहतर शहर हो सके। और इस वैश्विक आयोजन में सरकार ब्रांड यूपी को भी पेश की थी, ठीक है। यूपी को एक ब्रांड के तौर पर विकसित करना हर क्षेत्र में, ये सरकार का पहला लक्ष्य है। तो उसी दिशा में ये भी एक काम है, ग्लोबल सिटी। बुनकर सौर ऊर्जा योजना को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इसमें 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसको संचालित करने से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई और इस योजना के लागू होने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक ये चलेगी। यानी 2022 की है तो 5 साल आप समझ सकते हैं 2027, ठीक। तो ये चीज़ है, अभी भी ये प्रासंगिक है समान रूप से। अब इसमें जो सरकार है वो सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देगी। मतलब सोलर प्लांट आप लगवा लीजिए ताकि बिजली का बिल आपका 0 हो जाए और आपको बेहिसाब ऊर्जा प्राप्त हो, अनलिमिटेड, है ना। तो उसके लिए अनुदान दिया जाएगा 50% शासन की ओर से। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, DCE इसको कहा जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और साथ में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार जी, इनके सौजन्य से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यानी वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। 22 अप्रैल 2022 की तारीख थी। मतलब इसमें जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा या इस तरह की और भी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उच्च गुणवत्ता युक्त मुफ्त कोचिंग सुविधा, विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा और अन्य जो प्रांतीय होती हैं उनके लिए भी, तो वहाँ पर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मेन फोकस जो है वो IAS की तैयारी या UPSC की तैयारी करवाने पर है। आगे चलते तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को आप देख रहे हैं। तो आदित्यनाथ जी लोक भवन सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना इसको शुरू करते हैं और वो तारीख थी 21 जुलाई 2022 की, ठीक। खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगली योजना है अपनी पंचामृत योजना। घोषणा इसकी की गई थी, तारीख याद रखिएगा, 4 अगस्त 2022 की तारीख में। अब इतनी पुरानी योजना की अगर डेट नहीं याद हो रही है तो कम से कम समय याद होना चाहिए। बाकी पंचामृत योजना का उद्देश्य क्या था, तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना। प्रदेश सरकार की ये योजना और उसके बाद ये मातृभूमि योजना को भी देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट की। इसमें सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2021 को इस अनूठी योजना को शुरू किया गया, इसकी घोषणा की गई। इसमें आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा, वो भी प्रत्यक्ष। तो कुल लागत का 50% सरकार वहन करेगी और 50% इस परियोजना में जो भागीदार बनने वाले नागरिक हैं उनकी ओर से दिया जाएगा। मातृभूमि योजना, ठीक है, अभी इसके बारे में हमने पीछे देखा है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को भी देख लीजिए, ये 29 मई 2021 की है। धीरे धीरे हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। अब इस योजना की घोषणा की जाती है और इसमें बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या देखभालकर्ता जो हैं उन्हें प्रतिमाह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कि कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार की सहायता से संचालित जो राजकीय बाल गृह होते हैं या शिशु आवास होते हैं वहां पर रहने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। फिर कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, ये 2021 की है। कोविड का जब प्रकोप चरम सीमा पर था 15 मई की तारीख में, तो उस समय इसको इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के नाम से मंजूरी दी जाती। अब इसे इकाई की स्थापना के लिए, मतलब इस योजना के तहत जो आपातकालीन है ना, तो आपातकालीन वित्तीय सहायता योजना के तहत अगर कोई इकाई स्थापित करनी है, स्थापना करनी है उसकी, तो न्यूनतम निवेश की आवश्यकता 20 लाख रुपए निर्धारित की गई कि भाई इतना तो होना ही चाहिए। सारे संसाधन तभी उपलब्ध हो पाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को भी देख लीजिए। 15 फरवरी 2021 की तारीख, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए इसको शुरू किया गया था। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो 18 मंडलों में ये शुरू की गई। उसके बाद दूसरे चरण में, वो पहला चरण था जब ये मंडल स्तर पर चल रही थी। ठीक है, एक मंडल में जितने भी जिले, 3 या 6 या 2 जितने भी हैं, तो उस हिसाब से ये मंडल वाइज चल रही थी। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको स्टार्ट किया गया, जिला स्तर पर भी शुरू किया जाएगा ऐसा कहा गया। ठीक है, ये आपने देखा। आगे आप देखिए अनूठी उपहार योजना। ये टीकाकरण से संबंधित है। अनूठी उपहार, जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है कि नाम से पकड़ पाना मुश्किल होता है, तो उसके बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था अप्रैल 2021 में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड, आर्द्र भूमियों से संबंधित ये प्रोजेक्ट, और इसमें हर जिले में कम से कम एक आर्द्र भूमि का संरक्षण करके उसे विकसित किया जाए, और न सिर्फ इस लिहाज से विकसित किया जाए कि वो प्रकृति को सहयोग दे, उसका संरक्षण करने के साथ साथ इको टूरिज्म साइट के तौर पे उसे डेवलप किया जाए, ताकि बाहर से पर्यटन वहाँ आकर्षित हो और इससे आमदनी भी होगी, जिससे कि उसके रख रखाव में सहायता मिलेगी। ठीक है, मतलब आर्द्र भूमि को लगा दिया गया कि अब तुम कमाओ, तुम्हारे लिए हम इको टूरिज्म की व्यवस्था कर दे रहे हैं, लोग तुमको देखने आएंगे, पैसा मिलेगा, फिर उसी पैसे से हम तुम्हारा मेंटेनेंस करेंगे। ठीक बात है, आगे चलते हैं। आर्द्र भूमियों को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। ये जल संरक्षण के साथ साथ जल को शुद्ध करने का भी काम करती है, मतलब मिट्टी के अंदर विषैले तत्वों को जाने से रोकती है। एक जनपद एक उत्पाद, ये ब्रांडिंग योजना है। एक जनपद एक उत्पाद की ब्रांडिंग, प्रचार प्रसार आवश्यक होता है, जैसा कि पीछे भी कहा था, वही चीज है। तो 29 सितंबर 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के क्रियान्वयन हेतु रिटेल स्टोर्स के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, रिटेल स्टोर्स जो है उनके माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना जो है उसकी ब्रांडिंग की तैयारी, और उसी के लिए मंजूरी दी गई। अब इसमें ODOP उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग योजना प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष तक लागू रहेगी। अब इसमें होगा क्या, तो जितने भी खुदरा दुकान है वहां पर उपलब्ध स्थानों के माध्यम से जितने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले उत्पाद हैं उनकी बिक्री को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब उन्हें नए प्लेटफॉर्म और बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये जनवरी 2018 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2020 और उससे पीछे वाली जितनी स्कीम है उनको देख रहे हैं, यानी काफ़ी पीछे आ गए। तो अब हम सिर्फ उन्हीं योजनाओं को देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में भी प्रासंगिक। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और काफ़ी सफल रही, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नकल करके केंद्र सरकार ने इसको अपना लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राज्य की तर्ज पर सरकार, मतलब केंद्र, अपना रहा है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, जितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही, उनके घर तक सड़क बनाने की ये योजना थी, और 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों पर पक्की सड़क बनाई जाएगी, मतलब घर तक उनको लिंक किया जाएगा सड़क के माध्यम से। तो 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त जो है ये ध्यानचंद जी की जन्मतिथि, मतलब जयंती है, तो उसी के मौके पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, प्रदेश सरकार का ये प्रोग्राम है। आगे चले, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, मोदी जी के सौजन्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये कोविड का टाइम है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को शुरू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये देश स्तर का है, प्रादेशिक उसी का संस्करण या उसके अंतर्गत एक सब प्रोडक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना या रोजगार कार्यक्रम। खास बात इसमें क्या थी, तो जितने भी विस्थापित श्रमिक हैं जिनका कि काम धंधा छूट गया है महामारी के दौर में और उन्हें सब छोड़ छाड़ कर घर वापस आना पड़ रहा है, तो उनको रोजगार देने का काम शुरू किया गया, जो कि वापस लौट आए हैं अपने घरों की ओर और वहां पर उनकी कोई पूछ कोई ठिकाना नहीं। बाल श्रमिक विद्या योजना,
12 जून 2020 श्रम निषेध दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। तो उस मौके पर योगी जी के सौजन्य से राज्य में जितने भी बच्चे मजदूर के तौर पर काम करते हैं उनको शिक्षित करने के लिए इसको शुरू किया गया। बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, जबरदस्ती बचपन से ही उन्हें काम धंधे में लगा दिया जाता है। ईंट के भट्टे पर ईंट बनाते हैं, ईंट ढोते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और बहुत सारे ऐसे खतरनाक काम होते हैं जहाँ बड़े लोग नहीं जा पाते हैं, वहाँ बच्चों को घुसा दिया जाता है। सकरे क्षेत्रों में काम करना, किसी गहराई में उतरना, ऐसे रिस्की कामों में इन्हें लगा दिया जाता है और ये करते भी हैं। बच्चों के अंदर डर कम होता है, ठीक है, और ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो उन सारे रिस्की काम और जितनी भी इनकी मजदूरी वाली एक्टिविटी है उनसे इन्हें मुक्त करा के शिक्षित करने का उद्देश्य है, सबल बनाने का उद्देश्य। तो इसमें लड़के और लड़कियों दोनों के लिए व्यवस्था है। लड़कों के लिए 1,000 रुपये और 1,200 रुपये लड़कियों के लिए मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। अब ये जो स्वरोजगार संगम कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया था 14 मई 2020 को। इसमें 56,754 उद्यमी, ध्यान से देखिएगा, इनको 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए तक के ऋण ऑनलाइन बांटे गए और मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो एमएसएमई साथ ही पोर्टल इसी समय लॉन्च किया गया था और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन 8 मई 2020 की तारीख योगी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो यह एप्लीकेशन यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत विकसित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, विभाग भी याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट इत्यादि में दे दिया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंटर्नशिप योजना है। 9 फरवरी 2020 की तारीख है। योगी जी के द्वारा 10वीं 12वीं और स्नातक के जो छात्र हैं उनके लिए इसको लाया गया था। रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसी वर्ष से, मतलब इसी वर्ष का मतलब है 2020, वहां से इंटर्नशिप योजना को शुरू करने की घोषणा की गई। तो चूंकि इसका संबंध इंटर्नशिप योजना से है तो इसमें जो तकनीकी शैक्षिक संस्थान और उद्योग हैं उनसे छात्रों को जोड़ा ही जाएगा, तभी काम बनेगा। तो वो बात स्पष्ट है। एम पासपोर्ट मोबाइल पुलिस या पुलिस मोबाइल एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, मतलब मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर काम होगा और डिजिटल होगा। कुल मिलाकर 28 सितंबर 2019 की तारीख में इसका शुभारंभ किया गया और पासपोर्ट इत्यादि के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट होता है, बहुत अच्छा खासा टाइम उसमें बर्बाद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अर्जेंट हमें चाहिए होता है और तत्काल में हो नहीं पाता, मतलब उसमें पुलिस की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। तो उसके समय को घटाने के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया गया है। ठीक है, अब पासपोर्ट अल्प समय में जारी किए जा सकेंगे, हालांकि इसमें जालसाजी का भी उतना ही डर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, इसको मंजूरी दी गई 6 अगस्त 2019 को। प्रादेशिक योजना है और इसमें जितने भी निराश्रित बेसहारा गोवंश हैं उनको किसी मालिक के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि जिसको मन किया उसी को पकड़ के गले लगा दें, जो पालने का इच्छुक है, जो सक्षम है, उसको दिया जाएगा। ठीक है, गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य यानी सेक्सड सीमन के उपयोग की योजना, ये नस्ल सुधारने का कार्यक्रम है। इसमें होगा क्या कि 3 दिसंबर 2018 में पहले तो इसको मंजूरी दी गई थी। ये प्रादेशिक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सेक्सड सीमन की जो उपयोग योजना है उसको मंजूरी मिलती है। अब इसमें जितने भी प्रजनन योग्य स्वदेशी नस्ल हैं उनमें जो उच्च मतलब हाई क्वालिटी के गोवंशीय पशु हैं उनके सीमन कलेक्ट किए जाएंगे और उसी से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपने देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें आप डायल FIR योजना, उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद पुलिस के सौजन्य से पहली बार देश में, ये भारत में इससे पहले किसी और राज्य पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। तो सितंबर 2018 में पहली बार EFIR और डायल FIR को शुरू किया गया, मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। सीधी बात है, इसका मतलब वही, यूपी के जो नागरिक हैं वो ऑनलाइन रिपोर्ट और FIR आराम से दर्ज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तो चलती है, लेकिन यहाँ पर हम यूपी गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना, और ये ग्रामीण स्तर की, ग्रामीण क्षेत्र की, फरवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। वही है, गरीब और बेघर बेसहारा लोग, उनको आवास मुहैया कराना ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे ही शहरी योजना भी है। फिलहाल यहाँ सबला योजना को देख लीजिए, 22 फरवरी 2011 को इसको शुरू किया गया था। हम लोग एकदम पीछे की ओर जा रहे हैं। 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 से 18 साल की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं उनके लिए उनका समग्र विकास करने का उद्देश्य था। स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना और उनके अंदर स्किल डेवलप करना, उस पर्पज से सबला योजना को लाया गया था। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 9 जुलाई 2012 को शुरू की गई थी और ये गरीबी रेखा या BPL श्रेणी से नीचे वालों के लिए।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 को लॉन्च होती है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2013 को लॉन्च होती है। ये सब समय याद रखिएगा सिर्फ। समाजवादी एम्बुलेंस 14 सितंबर 2012 में। नेक्स्ट, नया सवेरा विकास 18 अगस्त 2012। ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का उद्देश्य इसका है। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना इसका नाम अब हो गया है। पहले क्या था? नया सवेरा विकास। तो नया नाम भी याद रखिएगा। शिक्षा मित्र योजना 2001 मतलब सन 2001 में इसको शुरू किया गया था। ये यूपी गवर्नमेंट की। पंचायत मित्र 2 फरवरी 2006 में लॉन्च होती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 24 अगस्त 2004 में शुरू की जाती है। नेक्स्ट, बालिका श्री योजना अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच प्रदान करने के लिए 2006-07 में इसको शुरू किया गया था। समाजवादी पेंशन योजना 5 नवंबर 2014 को शुरू होती है। स्वयं सिद्ध योजना 2002-2003 में। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, इसमें वयस्क विवाह को प्रोत्साहन देना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना दोनों ही उद्देश्य था बीपीएल परिवारों में। और 4 फरवरी 2009 को इस योजना को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 30,000 रुपए की वार्षिक चिकित्सा सहायता इस योजना में थी 1 अप्रैल 2008। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009। संजीवनी परिवहन को आप देख रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा और माता हैं उनको वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, मतलब नवजात शिशु। 1 फरवरी 2009 से इसको शुरू किया गया था। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 10 से 19 साल यानी टीनेजर्स जो लड़कियां हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया 2008 दिसंबर में। व्यापारी दुर्घटना बीमा 2008 में शुरू हुई थी। दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि। अंबेडकर समग्र विकास योजना को देख रहे हैं, 14 सितंबर 2007 में शुरू हुई थी। आदर्श नगर योजना 2007-08 में। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10 सितंबर 2005 में। ठीक है, और यहाँ देखिए, अच्छा, कोर्सेज से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वाणिज्य कर आपके द्वार योजना जीएसटी को लोकप्रिय बनाने और उसके उपयोग में जागरूकता के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जीएसटी दिवस के मौके पर 1 जुलाई 2018 में इसको शुरू किया गया यूपी में, और 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2018 तक ये चली थी। तो अब इसमें वाणिज्य कर विभाग तथा प्रदेश के सभी जोनल कार्यालय में जीएसटी के लागू होने का 1 साल पूरा होने के मौके पर जीएसटी दिवस मनाया गया 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख मतलब 2017 की 1 तारीख जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हॉट कुक्ड फूड योजना या मील योजना आप कह लीजिए। तो 29 मई 2018 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में, काफ़ी समय से ये बंद योजना थी, इसको फिर से चालू करने का फैसला लिया गया था। और होगा इसमें ये कि जो बेसिक स्कूल है उनमें वितरित किया जाने वाला जो मिड डे मील होता है उसके साथ इनको भी जोड़ा जाएगा, और आंगनवाड़ी केंद्र भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों का भी जो मिड डे मील यानी भोजन है, मध्याह्न भोजन है, उसको भी पकाया जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। शिक्षित युवा बेरोजगार जो है उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहयोग देगी सरकार, और 2020-19 फरवरी को इसको शुरू किया गया। इसमें लड़के लड़कियों को जो कि बेरोजगार हैं उनको अगर कोई यूनिट लगानी है, कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मतलब उद्योग खड़ा करना है, तो 25 लाख रुपए तक की इसमें मदद की जाएगी। मतलब इसमें कुछ कैटेगरी बटा हुआ है, जैसे कि सेवा क्षेत्र की इकाई, जैसे कि कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस इत्यादि अगर आप खोलना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, और उद्योग के क्षेत्र में आप अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं तो 25 लाख रुपए, धनराशि अलग अलग। समग्र ग्राम विकास योजना 2018 में शुरू हुई थी, और सीमावर्ती क्षेत्र जो है, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमाएं जो भी हैं, तो वहाँ पर जितने भी उपेक्षित गांव हैं या दूर दराज के गांव हैं उनका पूरा विकास करने का उद्देश्य। किशोरी बालिका योजना 21 फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। मतलब इसमें बालिकाओं की सेहत को सुधारना उद्देश्य था, उसके लिए जितना भी आवश्यक पोषण है वो उपलब्ध कराया जाए। आदर्श नगर योजना ये मायावती जी के सौजन्य से शुरू की गई थी 2007-08 में। आदर्श नगर योजना इसका नाम था, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम। इसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में शुरू हुई थी। अभी इसकी धनराशि आवंटन जो है उसको बढ़ाया गया है। तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की, सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो योजना है उसको संचालित किया जाना प्रस्तावित, और कुल धनराशि उस समय थी 35,000 रुपए की। तो अब जो लेटेस्ट इसमें अपडेट है उसको याद रखिएगा, वो हमने एकदम शुरुआत में कर दिया। इसके बाद निधि EIR योजना को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इस योजना को, मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, ठीक है, ये योजना का पूरा नाम है। तो इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च की जो तारीख है 28 अगस्त 2017। कभी कभी पहले कौन सी योजना थी और बाद में कौन सी है, मतलब नई पुरानी के हिसाब से भी पूछा जाता है।
कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, पहले वाली कौन सी बाद वाली, या फिर लिस्ट मिलान के लिए दे दिया जाता है, तो उसमें आपको तारीख पता होनी चाहिए। अब इसमें योजना के अंतर्गत प्रदेश के अग्रणी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हाई लेवल के और एडवांस तक से आगे वाले, तो उनके ऐसे 11 छात्रों को चयनित किया जाएगा जिनके की आइडियाज़ बहुत ही इनोवेटिव हैं, अनोखे हैं। एंटी भूमाफिया पोर्टल और खतौनी ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया था 24 अक्टूबर 2017 में, तारीख याद रखिएगा। मतलब वही है खतौनी अंश निर्धारण और खतौनी के आधार पर आधार सीडिंग का शुभारंभ। मतलब खतौनी को आधार से जोड़ने की बात हो रही है। आधार से हर चीज़ आजकल लिंक है ताकि जो पहचान है वो यूनिक रहे। मुखबिर योजना को देख रहे हैं आप। मुखबिर योजना का जो शुरुआत की तारीख है वो 24 जून 2017 की है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये लखनऊ से लॉन्च हुई थी। समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना को देख लीजिए। ये दो चीज़ है असल में, समाजवादी किसान योजना और सर्वहित बीमा योजना। तो इसको शुरू किया गया 14 सितंबर 2016 को। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उस समय थे, तो उनके द्वारा किसानों और कमज़ोर वर्गों के लिए आर्थिक और सामाजिक संरक्षण दोनों ही इसका उद्देश्य था। और इस योजना के प्रारंभ होने के बाद जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रोग्राम आप देखें, ये है एक तरह की विकास योजना जिसका नाम है निर्यात अवस्थापना विकास योजना। प्रादेशिक है, मंजूरी इसको 8 अगस्त 2016 में मिलती है कैबिनेट के द्वारा। निर्यात परक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी जो परियोजनाएं हैं उनके विकास के लिए वित्त पोषण का प्रावधान इस योजना में किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु और मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना, ये 2016 की है। 8 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लघु और मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना 2016 को लागू किए जाने को मंजूरी दे दी। तो इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और इन पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो MSME पॉलिसी है 2016 वाली, उसके क्रम में प्रदेश के पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल क्षेत्र जो है वहाँ के जितने भी जिले हैं वहाँ इसको लागू करने का फैसला लिया गया। इसमें सीमित क्षेत्र हैं तो उनको आप याद रखिएगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य भाग। नेक्स्ट, हौसला पोषण योजना। तो 15 जुलाई 2016 की तारीख है। इसको शुरू किया गया श्रावस्ती से, मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रावस्ती से इसको शुरू किया गया 2016 में। और योजना का उद्देश्य क्या था? प्रदेश की लगभग 10 लाख गर्भवती माताओं और 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, और बच्चे भी कैसे, तो जो अति कुपोषित बच्चे हैं, और आकलन ये किया गया था कि लगभग इनकी संख्या 14 लाख के आसपास हो सकती है, उससे ज़्यादा ही होगी। तो ऐसे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 6 दिन दोपहर में पका पकाया भोजन और एक मौसमी फल दिया जाएगा कि एटलीस्ट उनका स्वास्थ्य कुछ सामान्य स्तर तक ठीक हो सके। मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना है। इसको शुरू करने की घोषणा की गई है यूपी में, और यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई थी। ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा संचालित जो पहले से चल रही योजना है कृषक दुर्घटना बीमा योजना, उसका ये स्थान ले लेती है, मतलब उसकी जगह ये आ जाती है। नेक्स्ट, जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। नाम जैसा ही काम है, जोखिम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 1 सितंबर सन 2000 में पंजीकृत जो व्यापारी हैं उनको दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ठीक है, 30 जून 2016 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। तो वो जो परिवर्तित नाम है वो क्या है? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो नया नाम याद रखिए, पहले का नाम और बाद का नाम। नेक्स्ट, 1 सिटी 1 टिकट। 24 अप्रैल 2015 को इसको योगी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। लखनऊ से इसकी घोषणा की गई थी, मतलब नोएडा, लखनऊ और नोएडा शहर 2 जगह यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बोलने में तनिक मिस्टेक हुआ है, उसको एक बार फिर से सुधार लेते हैं। ये तारीख है 24 अप्रैल 2015। उस समय सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो उनके सौजन्य से लखनऊ और नोएडा शहर में 1 सिटी 1 टिकट नाम की जो योजना है उसको शुरू किया गया था। मतलब एक ही टिकट खरीद कर आप मेट्रो रेल, सिटी बस और जितनी भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उनका बढ़िया से लाभ ले सकते हैं एक टिकट से। ठीक, ये है अच्छी बात। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सन 2018 में प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर्विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक कायाकल्प को शुरू किया था। ये एक तरह का कन्वर्जन प्रोग्राम है, और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग मद, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान है, या फिर ग्रामीण पंचायत निधि है, जिला खनिज निधि है, जल जीवन मिशन है, मनरेगा इत्यादि है, उसमें विशेष रूप से धनराशि उपलब्ध की गई है। और अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत और संरचनात्मक या अवस्थापनात्मक जो सुविधाएं हैं उनको भी आमूलचूल बदला जाएगा, उसका कायाकल्प किया जाएगा। उसी के उद्देश्य से ऑपरेशन कायाकल्प को लाया गया था जून 2018 की बात।
इसके बाद आप देख रहे हैं गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश। यह जो अध्यादेश है ये 9 जून 2020 को स्वीकृत हुआ था। ठीक है, इसका नाम क्या है? गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश। अब इसमें गोवध निवारण अधिनियम 1955 पुरानी, ठीक है, पुरानी नीति की बात हो रही है, ये 6 जनवरी 1956 में जाकर लागू हुआ था, सबसे पहले एकदम शुरुआत में। उसके बाद 56 में इसकी नियमावली बनती है, बाद में इसमें संशोधन होता है सन 58 में, 61 में, 79 में, सन 2002 में फिर हुआ था संशोधन। इसके पश्चात नियमावली के वर्ष 1964 और 1979 में भी संशोधन की बात की गई, लेकिन अधिनियम में उसके बावजूद भी परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो ये एक और संशोधन अध्यादेश आया सन 2020 में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्टार्टअप पॉलिसी 2020, 8 जुलाई को इसको मंजूरी दी जाती है। उद्देश्य है छात्रों को जो उनकी शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष हैं, शुरुआती जीवन है, उसी में उद्यमिता सीखने के गुण, मतलब किसी भी क्षेत्र में उद्यमी बनने के गुण को उनके अंदर उजागर किया जा सके, स्किल डेवलप की जा सके, तो वो शुरुआत से ही सिखाई जाए तो बेहतर होगा, ऐसा इसमें प्लान था। और नई स्टार्टअप नीति अधिसूचना की जो तारीख इसकी है यानी 2020, वहाँ से 5 साल तक चलेगी यानी 2025 तक। उद्देश्य है 5 साल में यानी 2020 से 25 के बीच में राज्य भर में 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की स्थापना हेतु परिस्थितियाँ डेवलप करना, मतलब इन्वायरमेंट तैयार करना। युवाओं के बीच में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए पहली जो स्टार्टअप नीति है उसकी घोषणा की गई थी 2016 में, और उसके बाद इसमें संशोधन किया गया था 2017 में। मतलब नीति लाई गई थी 2016 में, संशोधित होती है बाद में 2017 में। और खास बात क्या है, इससे पहले 20 मई 2020 की तारीख, मतलब ये तो लेटेस्ट है ना, 2025 तक की बात की जा रही है। 20 मई 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्टअप फंड को भी लॉन्च किया गया था। ये प्रादेशिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड, और इसमें लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी जो SDBI सिडबी है उसके द्वारा पूरा मैनेजमेंट किया जाना था। आगे बढ़ते हैं, फंड की स्थापना वही स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत की गई है, उसमें कुछ खास नई बात नहीं। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश। मर्जी के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति का या किसी समूह का बरगला कर या उसे दबाव देकर धर्म बदलवाते हैं तो ये दंड का विषय हो जाएगा, और धर्मांतरण निषेध करने के लिए इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी 24 नवंबर सन 2020 में, और 27 नवंबर को इसको 2022 में जाकर लागू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति प्रदेश की 2020 की घोषणा इसकी 18 अगस्त 2020 में होती है, और 6 अगस्त 2019 को स्वीकृति मिली थी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2019 को, ये भी याद रखेगा। तो कुल मिलाकर खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 वाली जो है ये 5 साल के लिए वैलिड है, यानी इस साल तो चलेगी, तो इस साल पढ़ना है, उसको देखते रहिए। निर्यात नीति 2020 से लेकर 2025, ये भी 5 साल की है, देखकर मालूम हो रहा है। 25 नवंबर 2020 को इसको प्रख्यापित किया गया था, और मेक इन इंडिया, मेक इन यूपी वाला जो ब्रांड है, बात यह है कि मेक इन इंडिया ब्रांड है, अब उसी की तर्ज पर मेक इन यूपी को भी डेवलप किया जा सके, और उसके लिए फिर विकास और तमाम जो नवाचार है उसको प्रोत्साहित किया जाए, B2B एक्सचेंज की स्थापना की जाए, भौगोलिक संकेतक पंजीयन जो उद्योग हैं, उद्यम हैं, उन्हें प्रदान करने में सहयोग दिया जाए। तो इन सब पर काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, सहयोग देने का लक्ष्य था, सरकारी सहयोग। डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 25 जनवरी 2021 की है, मंत्रिमंडल के सौजन्य से 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग को विकसित करने का लक्ष्य, और करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करना राज्य में, यह भी लक्ष्य रखा गया था। 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य था। ये सारे उद्देश्य हैं इस नीति के। आगे आप देखें, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030, ठीक है, आखिरी बार जनसंख्या नीति आई थी सन 2000 में, तो फिर नितांत आवश्यक था कि एक बार फिर से पॉपुलेशन पॉलिसी आए, और वो आती है तो वो 2030 तक चलेगी। इसमें जो लक्ष्य है वो आपके काम के हैं। प्रस्तावित जन्म दर को, अब ये कितना कम करने का लक्ष्य है देखिए, प्रस्तावित जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो चौथा फेज था उसके हिसाब से यूपी में जो जन्म दर है वो अभी 2.7%, हो सकता है इससे कम हुई हो, लेकिन अभी इतनी नहीं पहुंची। और ये जो 2.7 आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय औसत यानी 2.2%, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। जो राष्ट्रीय औसत है, नेशनल एवरेज है, उससे ये 2.2% ज़्यादा है, ठीक है। कुल मिलाकर 1.9% तक इसको लाना है 2030 तक। अभी की जो स्थिति है वो बता दी गई, और ये सर्वे का चौथा फेज था। फिर 2030 तक हम इसे 1.9 तक ले आएंगे, तभी जाकर आबादी कंट्रोल होगी, यही बात इसमें कही गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ देखें आप, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश अनुमोदित किया गया 6 मई 2020 में इसको,
और निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन जो नियमावली है वो तैयार की गई। मतलब हड़ताल, बंद, दंगे या फिर कोई ऐसा अशांति वाला जो माहौल होता है उसमें लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पत्थरबाजी या तोड़फोड़ करते हैं, और तोड़फोड़ में उन चीज़ों को टारगेट बनाएंगे जो कि सरकारी हैं या सार्वजनिक है। तो ऐसे में देश की ही संपत्ति का नुकसान होता है, जो कि इनडायरेक्टली पैसा जनता का ही है। तो सीधे सीधे किसी पर वार किए बिना ये सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। तो उसके लिए फिर और सरकारी ही नहीं, निजी संपत्तियों को भी तोड़ते हैं, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल तो होती नहीं है। भीड़ में आए, तोड़ फोड़ के चले गए, अब कौन पहचान के झगड़ा करेगा और किसकी हिम्मत है। तो ऐसे में सरकार आपसे जुर्माना वसूलेगी। पहले तो उस संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना नुकसान आपने किया है, फिर आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद आप देखें लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020, 6 मई 2020 को इसके प्रारूप को अनुमोदित किया गया था। मतलब कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे हुए जो कर्मी हैं या स्वास्थ्य सेवा कर्मी हों, कर्मचारी अलग अलग क्षेत्र के, पुलिस हों, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोग हों या अन्य कर्मचारी हैं जिनकी सेवा अनिवार्य और अपरिहार्य है, वो कोविड या किसी महामारी की वजह से रुक नहीं सकती। ठीक है, कोविड के दौरान स्कूल बंद हो गए, बच्चे और टीचर घर में हो गए, वर्क फ्रॉम होम। बाकी एम्प्लॉय जो हैं वो भी घर में हो गए, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी थी जो कि तब भी चल रही थी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी। जी जान से दिन रात एक करके लगे हुए थे। बहुत सारे डॉक्टर मारे जाते हैं इसी चक्कर में कि पेशेंट की जान बच सके। पुलिसकर्मी लगे हुए थे, प्रशासन लगा हुआ था, सब सुरक्षा मानदंड आजमा रहे थे, लेकिन काम छोड़कर नहीं बैठे थे। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे जो एकदम अनवरत काम करने वाले कर्मचारी हैं, भले ही उनकी निंदा होती है कि घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कम से कम तत्पर तो थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई आपत्तिजनक बर्ताव करता है, उन पर हमला बोलता है या आक्रामक होता है, तो उसका फिर वो दंड का भागीदार होगा, ये बात। ठीक है, और उसके उतना ही नहीं, रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को छिपाने का जो काम होता है, महामारी में ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जब ये सुन लेती है ना जनता कि क्वारंटाइन किया जा रहा है, पकड़ रही है सरकार, टीकाकरण करेगी या फिर अलग करेगी बाकियों से, तो वो थोड़ा सा डर जाता है, अंदर से डर जाता है। एक तो बीमारी से परेशान रहता है, दूसरा उसे अंदर से पैनिक हो जाता है कि हम एकदम अलग थलग कर दिए जाएंगे, फिर अपने लोगों से मिल नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे, क्या किया जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो जब ऐसी मानसिकता आ जाती है तो वो एकदम आक्रामक हो जाते हैं, वो किसी पर भी हमला बोल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, महामारी के बाद लोगों के अंदर ये भी प्रवृत्ति आ जाती है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, यानी आपको भी पकड़ाएंगे। जैसे एड्स के पीड़ित जो रोगी हैं, एड्स को ऐसी छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, मतलब छूत है लेकिन दूसरे ढंग से है, वो ऐसा नहीं कि छू देने से फैल जाए। तो अब एड्स के जो रोगी होते हैं उनके साथ समाज इतना बुरा बर्ताव करता है ना, उन्हें एक तटस्थ कर देता है कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी बीमारी को फैलाने से नहीं चूकते हैं। कई बार पिन चुभाने वाली मेंटेलिटी दिखाई दी, मतलब अपने रक्त से पहले संक्रमित करके एक सिरिंज को हम दूसरे को ऐसे इंजेक्ट कर देंगे, धंसा देंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर या भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई सुई धंसा दिया, अब वो एड्स संक्रमित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह का काम कर देंगे। टैटू बनाने वाले बहुत सारे ऐसे विकृत मानसिकता के होते हैं, खुद पीड़ित हैं तो दूसरे को भी रोग फैलाएंगे, है ना। तो इस तरह की मेंटेलिटी महामारी में और महामारी ग्रस्त लोगों के अंदर फैल जाती है। तो वो चीज़ है, इसमें अगर आप ऐसा काम करते हैं, इलाज से बचने की कोशिश करते हैं, अस्पताल से भाग जाते हैं या फिर दूसरे को नुकसान, तो दंड मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखें भूगर्भ जल प्रबंधन और नियमन नियमावली 2020 मंजूरी दी गई 11 फरवरी 2020 को इसको। और उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल 2019 का जो अधिनियम था प्रबंधन और नियमन वाला, उसके विभिन्न प्रावधानों में समुचित और समयबद्ध क्रियान्वयन का एक प्रस्ताव, नियम की एक सूची तैयार करके प्रस्ताव तैयार किया गया। और इसमें आप देखेंगे ये अधिनियम राज्य में 2 अक्टूबर 2019 से लागू। तो खास बात यह है कि गैर अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा करना और अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा करना, इसकी व्यवस्था इसमें की गई। और वर्णित प्रावधान जितने भी अधिनियम में हैं, उनमें से किसी भी व्यावसायिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर बल्क यूजर्स जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए मानदंड बनाए गए। और उससे ज़्यादा या फिर उससे विपरीत अगर कोई काम आप करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो बड़े पैमाने पर आपके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। जैसे अगर पहली स्थिति बनती है, पहले 2 इसमें से जो यूजर्स हैं उनकी अगर बात हो, मतलब व्यावसायिक और औद्योगिक, तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। और 6 से 1 माह, मतलब 6 वर्ष, माफ कीजिएगा, 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक के जेल की सजा है। दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। 10 सितंबर 2019 की तारीख में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को लागू करने हेतु मंजूरी दी गई। फिर 13 सितंबर को इसको लागू कर दिया गया।
2024 तक 2524 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 17,591 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य से इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। किस चीज को? प्रदेश में जो कृषि निर्यात है उसे। और थोड़ा विस्तार से देखें तो निर्यात नीति के लक्ष्य, इसका उद्देश्य यही था, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो निर्यात नीति है कि जो राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य था उसको हम प्राप्त कर सकें। नेशनल टारगेट को अचीव करने का इसको पर्पज लाकर बनाया गया था। तो मूल उद्देश्य था किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना कि अभी की स्थिति क्या है, मूल्य किस चीज का कितना है, और उसी के प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना, ये सब कुछ इसमें शामिल था। नेक्स्ट है अपनी नई पर्यटन नीति 2022। योगी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और वहां पर इसे मंजूरी मिलती है 16 नवंबर 2022 की तारीख में। और नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए के निवेश पर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी की राशि याद रखिए। इसके बाद है पर्यटन नीति 2018। इसमें पर्यटकों के साथ साथ निवेश को बढ़ाने की भी बात की गई थी। उद्देश्य इसके कौन कौन से हैं, यहाँ बकायदा पॉइंट बना के दिया है, देखिए। 2023 तक भारत का सर्वाधिक इच्छित गंतव्य बनाना उत्तर प्रदेश को, ठीक। और प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य, प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य, ये सारे टारगेट इसके अंदर मौजूद। और उतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और साथ में जो जन सेवाओं का स्तर है उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं, उच्च कोटि की जो व्यवस्थाएं हैं और अनुभव हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017। 24 अक्टूबर 2017 को यूपी मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को क्रियान्वित किए जाने का फैसला लिया और 2017 से लेकर 2022 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए ये प्रभावी। तो यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों की अवधि तक प्रभावशाली रहेगी। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग जोन्स को चिन्हित करना और फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, पूंजी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार का सृजन करना, मतलब जितने आयाम हो सकते हैं वो सब कुछ इसमें शामिल किए गए। अगला अपना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। 5 साल तक ये चलेगी 2023 से, ठीक। और 2 फरवरी को इसको प्रख्यापित किया गया था। मतलब सीधी बात है कि जो आवेदन इसमें प्राप्त हुए 2017 के अंतर्गत, उसी के प्रावधानों के अंतर्गत इसको व्यवहार में लाया जाएगा, मतलब उसमें संशोधन करके इसे क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खनिज नीति है। 22 दिसंबर 1998 में घोषित की गई थी पहली खनिज नीति। ये तो यहाँ खनिज नीति की बात हो रही है, लेटेस्ट वाली ना, लेकिन यहाँ देखिएगा आप कि ये वाली जो है ये खनिज नीति पहली बार लागू की गई थी या घोषित की गई थी 1998 दिसंबर में, और यहीं पर खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया जाता है और 10 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाता है जहां खनिजों की बहुलता है। यहाँ आप देखें, भूतत्व और खनिकम निदेशालय जो है उसके द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना भी होती। कौशल सतरंग योगी जी के द्वारा 2020 में लॉन्च होता है। बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। दिव्यांगजन शादी ब्याह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगों की मदद के लिए है। नाम जैसा है वैसा ही काम भी है। भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में शुरू की गई थी, छात्रवृत्ति वाली योजना है, ठीक है। इसमें नई विकास योजना का लक्ष्य ये कि कन्याओं को बेहतर अवसर मिल सके, शिक्षित हो सके, परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके, है ना। नवीन रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020। किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021। ये नया कार्यक्रम शुरू होता है प्रदेश सरकार के द्वारा। किसान की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य था और सरोजनी नगर विकास खंड जो लखनऊ का है वहां से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई थी। 6 अलग अलग श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता उस समय दी जा रही थी और अब सहायता राशि बढ़ चुकी है, ये आपने शुरुआत में देखा ही था। बाकी समग्र बालिका संवर्धन इसका उद्देश्य था। कौशल सतरंग, युवा हब और अप्रेंटिसशिप योजना एक साथ 13 मार्च 2020 को लॉन्च होती है। ये 3 अलग अलग महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। इसके पश्चात सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, सिंचाई कार्यक्रम जो लघु सिंचाई कार्यक्रम है प्रदेश सरकार का, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। तारीख थी 14 अक्टूबर 2020, ठीक।
और विरासत अभियान 2020 15 दिसंबर को लॉन्च किया गया। इसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति और भूमि उत्तराधिकार संबंधी विवाद हैं उनको समाप्त करने के लिए अपनी तरह का ये पहला अभियान लॉन्च किया गया था। 2 महीने का अभियान चला 15 फरवरी 2021 तक। ठीक है, दिव्यांगजन पेंशन को आप देख ही चुके हैं, है ना। पीछे भी देखा, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। 2016 में जो विकलांग पेंशन योजना है उसको शुरू किया गया था, मतलब वही दिव्यांगजन पेंशन योजना। और इसमें जितने भी दिव्यांगजन हैं उन्हें वित्तीय सहायता का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना, मतलब मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, ये 2016 की है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ का जो एकना स्टेडियम है वहां से इस योजना को शुरू किया गया था। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो यूपी का डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड है वो नोडल संस्था के तौर पर काम कर रहा है। अलग अलग पाठ्यक्रमों से बच्चों को जोड़ने और उनकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें दिए जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 26 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो परंपरागत कारीगर हैं वहाँ, मतलब आप समझ रहे हैं, बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, इस तरह के जो लोग हैं, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री, मतलब समाज की धुरी इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और इनकी स्किल को और बेहतर किया जाए ताकि इनकी जीवन शैली अच्छी हो सके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना। तो ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसी के साथ जुड़ी हुई स्कीम है। इसमें विपणन संबंधी सहायता प्रदान करने का कुल मिलाकर उद्देश्य है। मतलब ODOP के अंतर्गत आने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं उनकी या उत्पाद हैं उनकी बिक्री के लिए प्रोजेक्ट ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बात है। ठीक है, तो इसमें आप देखें तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आने वाले जितने भी इस तरह के बिक्री हेतु उत्पाद हैं उनको उनकी विपणन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें हस्तशिल्पी, बुनकर और कारीगर मार्केटिंग और उचित मूल्य उनके लिए उपलब्ध हो सके, मार्केटिंग के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सके, उसी उद्देश्य से इसको लाया गया। अब इसमें प्रदेश भर में लगने वाली जितनी भी मेला या प्रदर्शनी होती है वहाँ भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75%, अधिकतम 50,000 रुपये, और माल ढुलाई में आने वाले खर्च का 75%, मतलब वही 7,500 रुपीज़ कहे जा सकते हैं, 7,500। और एक व्यक्ति के आने जाने का 3rd AC का भाड़ा या AC बस का किराया, इसका प्रावधान है ताकि आप जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना है। इसमें कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा और यह प्रशिक्षण जनपद में 4 माह की अवधि का होगा। कुल 37 प्रशिक्षार्थी इसमें लाए जाएंगे। सैद्धांतिक प्रशिक्षण इसमें 1 महीने का होगा और 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद टूल किट भी दी जाएगी। कौशल विकास मिशन 2013 में ये स्थापित हुआ, जो कौशल विकास मिशन है प्रदेश सरकार का। इसमें जितने भी उद्योग प्रमुख ट्रेंड हैं उसमें युवाओं को कौशल दक्ष किया जाएगा, मतलब उनकी स्किल को निखारा जाएगा और उन्हें फिर इस लिहाज से तैयार किया जाएगा कि वो अपने रोजगार को स्थापित कर सके या फिर प्राप्त कर सके। दिव्यांग पेंशन योजना 2016 की है। ठीक है, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो किसान हैं, वृद्ध किसान हैं, सीधी बात है 60 से ज़्यादा, तो उनके लिए, और उनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से सालाना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 56,460 से शहरी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो इसके अंतर्गत पात्र होंगे। मतलब 1 साल में इतना ही कमा पाते हो। इसके बाद कुष्ठावस्था पेंशन योजना है, ये 2016 में शुरू की गई थी। नया सवेरा का डेट आप देख ही रहे हैं, 19 जून 2017। बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने का उद्देश्य। इसके बाद जन आरोग्य है। जन आरोग्य योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जिनका जीवन चल रहा है उनके लिए, और जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हो पाए ऐसे लोगों के लिए ये लॉन्च की गई थी। मतलब बेसिक जो हेल्थ चेकअप फैसिलिटी होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, इसके अलावा एल्ब्यूमिन और ग्लूकोज लेवल को चेक करना हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल की जांच करना, इस तरह की जो बेसिक जांच होती है पैथोलॉजी वाली, उसकी सेवा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। इसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना है। ये जनवरी 2018 में शुरू की गई थी और शुरू करने का मूल लक्ष्य था सीमावर्ती ग्रामों के समग्र विकास का। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गांवों को शहीद ग्राम के नाम से पुकारेगी। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति 2022 मंजूरी दी गई। इसे 16 नवंबर 2022 की तारीख में 5 साल तक चलेगी, यानी 2027 तक। खास बात यह है कि इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, माफ कीजिएगा, विकास एजेंसी यानी यूपी नेडा, ये नोडल है।
जैव ऊर्जा नीति राज्य सरकार की 2022 में घोषित की गई, सितंबर 2022 में। और इसमें जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत जितने भी जैव ऊर्जा के संसाधन है, पशुधन से प्राप्त होने वाला अपशिष्ट है, चीनी मिल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, मतलब खोई इत्यादि गन्ने की, और मड निकाय के जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको इकट्ठा करके उससे या जितने भी जैविक अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके उससे फिर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल, इस तरह की इकाइयां लगाई जाएंगी और उसमें निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। तो इस योजना को आप देख रहे हैं, किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य है और विभिन्न योजनाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से, उनके बेहतर उपयोग के उद्देश्य से, ताकि जो अवस्थापना का गैप है उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए 2021-22 में इसको क्रियान्वित किया गया था। दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति है, दुग्धशाला विकास नीति है। डॉक्टर रजनीश दुबे के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तारीख आप देख रहे हैं 20 अक्टूबर 2022। मतलब 10 से बढ़ाकर जो लेवल है उसको 25% तक करना और जो बाजार के लिए उपलब्ध दूध है उसको 44 से 65% तक ले जाना, यही लक्ष्य था। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 100% राज्य पोषित नवीन योजना, और इसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। आर्थिक और सामाजिक उत्थान इसका लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। तो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी जो है ये 17 अक्टूबर 2022 की है, 5 साल तक चलेगी। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार का सृजन करना, यही इसका लक्ष्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2017, 26 दिसंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, मंजूरी दी गई थी। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, सभी प्रावधान प्रस्तावित वस्त्र नीति में लागू होंगे। 2017 वाले जितने प्रावधान हैं वो सब लागू होंगे। इसके बाद नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, 18 नवंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी होती है। नेक्स्ट आप देखें, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 14 सितंबर 2019 को इसको शुरू किया गया था और योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाती है या विकलांगता की स्थिति हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का इसमें मुआवजा दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, सभी सड़कों, मतलब जितने भी गांव हैं उनकी सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित, महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए। अब इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 11 से 14 साल के बीच की लड़कियां जो कि एनीमिया से ग्रसित हैं, उन्हें सूखे राशन के साथ साथ पोषाहार भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी बजट जो आया था, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2021-22 का, उसमें इसको लागू किया गया था। लॉकडाउन का परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं जो कि बाहर जाकर काम कर रहे थे वो वापस आ गए। तो ऐसे जो लौट के आए हुए श्रमिक या कामगार हैं जो कि अभी निकम्मे हो गए हैं बेचारे, तो उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इसको लाया गया था। शिक्षुता प्रोत्साहन, ये भी एक योजना है, 2020-21 की है। इसमें जो युवा हैं उनको उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करते हुए निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य था। नेक्स्ट, किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना। तो किसान उदय के अंतर्गत किसान ऊर्जा दक्ष कृषि पंप आवंटन योजना का शुभारंभ किया गया। शबरी संकल्प अभियान, कुपोषण को मिटाने के लिए वर्ष 2017 में इसको शुरू किया गया। 29 जिलों में ये लॉन्च होती। उद्योग बंधु को आप देख रहे हैं, प्रदेश की योजना है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों के समयबद्ध संचालन के लिए, स्थापना के लिए। मिड डे मील कार्यक्रम आप जानते ही हैं, 15 अगस्त 1995, पुरानी डेट है लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये जो है इसमें पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को संचालित किया गया 2017-18 में। पंचायतों के उत्कृष्ट काम के लिए पुरस्कार, ये इसका मूल आधार था। ठीक है, धनराशि की उपलब्धता के हिसाब से ग्राम पंचायतों को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं श्रेणी का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, ई गवर्नेंस की स्थापना के उद्देश्य से पंचायतों को ई गवर्नेंस से सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था 2016-17 में। ठीक, और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। पंचायत कल्याण कोष योजना है, मार्च 2022 के द्वारा मार्च 2022 में प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रदेश में निर्वाचित ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, या इस तरह के और भी कर्मचारी जो समस्त सदस्य इत्यादि हैं, अगर पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है
तो उस स्थिति में उनके परिवार या आश्रितों को राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि से सहायता प्रदान किए जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष को स्थापित किया गया। निर्माण कामगार आवास सहायता योजना, मूल उद्देश्य इनका पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। तो भवन और सन्निर्माण जो कर्मकार हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके जो तेज तर्रार बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। तो कक्षा 5वीं से लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री या चिकित्सा की डिग्री आप हासिल करना चाहते हैं तो 4,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको दिए जाएंगे। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ होकर उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देना। आवासीय विद्यालय योजना, उद्देश्य क्या है? पंजीकृत निर्माण श्रमिक के साथ कार्यस्थल पर ही रहने वाले 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना। निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता और 15 कार्य दिवस में ये पूरी सहायता राशि उपलब्ध हो सकेगी, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। यहाँ आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन के लिए, तो उनको फिर क्रियाकलाप तमाम क्षेत्र में करने के लिए कृषि इत्यादि में ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। समग्र शिक्षा अभियान 14 से 18 आयु वर्ग बालक बालिका माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो हैं उनके लिए अभियान चल रहा है 2009-10। 60% इसमें केंद्र लगाएगा, 40% राज्य लगाएगा। 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसी इसमें व्यवस्था है। मिशन परिवार विकास को देख लीजिए। 57 जनपदों में जो कार्यक्रम है वो चलेगा। सकल प्रजनन दर इसमें देखी जाएगी कि 3 या 3 से ज़्यादा है तब, ठीक है, मतलब प्रजनन दर ऊंची होनी चाहिए, तब इसको अमल में लाया जाएगा। गर्भ निरोधक सामग्री की जन समुदाय तक जो सहूलियत है या सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। 2017 अप्रैल से ये चल रही है। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है। शहरी क्षेत्रों विशेष तौर पर मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जो आबादी है उसको गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशों के हिसाब से क्रमशः अगर देखा जाए तो 2013-14 में प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 से चल रही है समस्त जनपदों में। इसमें जो संस्थागत प्रसव कराने वाली जनरल वार्ड में महिलाएं हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 और शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। बीपीएल श्रेणी में 500 रुपये की सहायता राशि अलग से दी जाएगी घरेलू प्रसव के लिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 अगस्त से लागू है। ये समस्त जो गर्भवती महिलाएं और प्रसूताएं हैं उनके लिए औषधि और जांच की व्यवस्था कराता है, वो भी निःशुल्क। किशोरी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी और परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो किशोरियां हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सतत रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराना, ठीक है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। 23% का आरक्षण इसमें, माफ कीजिएगा, 2019 के नवीन मार्गदर्शी जो सिद्धांत है उसके हिसाब से इसमें 23% का आरक्षण जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसके लिए। मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना, इसमें जो पंजीकृत पुरुष कर्मकार हैं उनको उनके लिए अधिकतम 2 मतलब उनकी पत्नियों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनकी पत्नियों को अधिकतम 2 बच्चों तक प्रसव के उपरांत शिशुओं के 2 साल की आयु पूरी होने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और कामगारों की पत्नियों के मातृत्व हित लाभ के रूप में 6,000 रुपये एक मुश्त और महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त 1,000 रुपये की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम, नेशनल पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसको आरंभ किया गया था। हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम उसका ये महत्वपूर्ण घटक है। 15 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम इसे COTPA 2003 का जो संचालन है उसके अंतर्गत देखा जा रहा है। मतलब युवा पीढ़ी तंबाकू की चपेट में आ रही है तो उससे जागरूक करना और उस खतरे से बचाना युवाओं को, ये इसका उद्देश्य है। न सिर्फ युवा बल्कि लोगों को। निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप, इसमें आप देखेंगे कि जो हस्तशिल्प है उसको प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है। 15 दिन की इसमें प्रशिक्षण कार्यशाला भी चलाई जाएगी। 20 शिल्पी इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं एक बार में और हस्तशिल्पियों को और योग्य बनाने का लक्ष्य है कुल मिलाकर। ग्रामोद्योग रोजगार योजना बढ़ती बेरोजगारी को समाधान करने के लिए लाई गई थी और आय से अधिक रोजगार के अवसर जो है वो गांव में ही उपलब्ध। कहने का मतलब ये है कि रोजगार के अवसर अगर गांव में होंगे तो लोग शहर की ओर क्यों भागेंगे।
तो रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तिगत उद्यमी होंगे उनको प्रोत्साहन देना, पूंजीगत ऋण 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से। इसके पश्चात मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना है। प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर और उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने और पारंपरिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिसंबर 2017 से इस योजना को शुरू किया गया। 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन इसमें दी जाती है जो चयनित होगा उसे। पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना है, 2018-19 की है, ठीक है। 4 माह का कौशल विकास प्रशिक्षण इसमें शामिल है अलग अलग ट्रेंड्स में। तो यहाँ तक हमने प्रदेश सरकार की समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर किया है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।